हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर आपकी जो है बुक सेकंड चल रही है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 5वां है, भू संसाधन तथा कृषि। आज हम यहाँ पर इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए जैसा कि आप लोगों ने पहले इसका जो पहला वाला पार्ट आया था, तो पहले पार्ट में आपने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। वहाँ पर आपने देख लिया था कि हमारे उत्तर भारत में फसलों का प्रतिरूप क्या है, कौन कौन सी फसलें कौन कौन सी ऋतुओं में बोई जाती हैं। इसके अलावा आपने वहाँ पर जो खाद्यान्न फसलें थी, वहाँ पे अनाज और दालें वो भी कवर कर ली थी। तो आज यहाँ पर आपकी अगली हेडिंग है तिलहन। तिलहन बेसिकली वो फसलें होती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, तो उन्हें तिलहन की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेना तिलहन। तो खाद्य तेल निकालने के लिए, किसके लिए, यानी खाद्य तेल हमें जो खाने वाला तेल है, इसके लिए हम जो है तिलहन की खेती करते हैं। खास करके आपका जो है मालवा वाला पठार, मालवा पठार अब कहाँ है आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मराठवाड़ा यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का ये रायलसीमा प्रदेश है यहाँ पर एक। तो ये यहाँ के भारत के जो है प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आप ये सब पॉइंट करके आप ये लिख लेना, ये रीजन जो हैं आपके ये प्रमुख हैं। अगर हम बात करें तिलहन की, तो आपका जितनी जो आपकी फसल बोई जाती है उसका 14% तिलहन फसलें बोई जाती हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट लिख लेना कि देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। अब देख लेते हैं भारत की कौन कौन सी जो है यहाँ पर तिलहन फसलें हैं, यानी तेल वाली फसलें हैं। तो यहाँ पर मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सब क्या है आपकी तिलहन वाली फसलें हैं, यानी कि तेल वाली फसलें हैं। देखिए आप लोगों में से शायद ग्रामीण परिवेश से जो आने वाले लोग हैं वो तो जानते हैं कि मूंगफली जो है दाने के रूप में हम खाते भी हैं, इसके अलावा तेल भी निकाला जाता है इसका। शायद शहरी जो परिवेश के रहने वाले बच्चे हों उन्हें पता ना हो कि मूंगफली से भी तेल निकाला जाता है। जी हाँ, मूंगफली से भी तेल निकाला जाता है। और मूंगफली का तेल आज से पहले खूब यूज होता था ग्रामीण परिवेश में। सरसों के तेल की जगह यहाँ पर मूंगफली का तेल भी यहाँ पर यूज होता था। तो ये जो है ये आपकी तिलहन वाली फसलें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली आपकी जो फसल है वो है आपकी मूंगफली। तो यहाँ पर आप इसमें सब हेडिंग पहली डाल देना मूंगफली। देखिए मूंगफली की बात करें तो भारत जो है विश्व में 16.6% मूंगफली का उत्पादन करता है। यानी विश्व के 100% में से 16% मूंगफली का उत्पादन कहाँ हो रहा है आपके, 16.6% मूंगफली का उत्पादन जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। देखिए ये जो फसल है आपकी, ये मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित, इन शुष्क प्रदेशों में होती है और हल्की सी वर्षा यहाँ पे मिल जाए तो उसमें ये पनप जाती है और खरीफ की फसल है ये। तो यहाँ पर आप लिख लेना, यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ की फसल है। लेकिन दक्षिण भारत में ये जो है रबी ऋतु में बोई जाती है, यानी कि आपके वही अक्टूबर वाले महीने में बोई जाती है, जबकि यहाँ पर खरीफ वाले महीने में बोई जाती है। आप जानते हैं जून के बाद, ठीक है, जुलाई सितंबर के बीच का समय खरीफ वाला होता है। तो वहाँ पर उत्तर भारत में ये जुलाई से जो सितंबर वाला सीजन होता है उसमें खरीफ वाले सीजन में बोई जाती है। दक्षिण भारत में हमारे यहाँ जो रबी का सीजन होता है, यानी कि अक्टूबर के बाद वाला सीजन, तो वहाँ पर अक्टूबर में बोई जाती है ये। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख लेना आप इसका सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें देश के पूरे जो शस्य क्षेत्र है, यानी पूरा जो आपका जो क्रॉप फील्ड है, पूरा जो है आपका एरिया है, इसकी बात करें तो इसमें 3.6% योगदान किसका है, यानी कि आपके मूंगफली का है। तो यहाँ पर आप लिख लेना सेकंड पॉइंट कि यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% भाग पर फैली है। और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, ये आप नाम लिख लेना। वहीं बात करें तमिलनाडु के जो सिंचित प्रदेश हैं, तमिलनाडु के सिंचित प्रदेशों में इसकी पैदावार अधिक है। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के जो प्रदेश हैं, यानी वर्षा निर्भर प्रदेश है, वहां पर इनकी पैदावार कम है। ये लिख लेना आप कि तमिलनाडु के सिंचित क्षेत्रों में इसकी पैदावार अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। तो ये आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला आता है यहाँ पे तोरिया व सरसों। देखिए तोरिया व सरसों यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सरसों की बहुत सारी जो है, यानी बड़ी सरसों होती है, छोटी होती है, काफ़ी तरह की होती है, काफ़ी तरह की वैरायटी होती है। तो इन्हें सम्मिलित रूप से हम इन्हें बोल देते हैं तोरिया सरसों में। जैसे राई आ जाती है आपकी, सरसों आ जाती है, तोरिया, तारामीरा, ठीक है, ये इसी प्रजाति में आ जाती हैं ये। तो यहाँ पर आप अपनी सेकंड हेडिंग अपनी डालेंगे, सब सेकंड हेडिंग तोरिया व सरसों। तो यहाँ पर लिख लेना इसमें कि इसमें बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं तोरिया सरसों में, राई है, सरसों है, तोरिया व तारामीरा। ठीक है,
अगर देखिए बात करी जाए इन फसलों की, तो ये आपकी उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं। देखिए उपोष्ण कटिबंध से एक बात तो क्लियर हो गई, यानी सर्दी वाले ऋतु में बोई जाती हैं फसलें ये, ठीक है। जब शरद ऋतु आपकी स्टार्ट होती है तब ये फसलें बोई जाती हैं। तो यहाँ पर ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं और भारत के मध्य और उत्तर पश्चिमी भाग में ये रबी के सीजन में बोई जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक बात बताई गई है कि ये जो फसलें हैं इन्हें पाला सहन करने की शक्ति जो है, क्षमता नहीं होती है, यानी पाला ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। आप ओस और पाला जानते होंगे, यानी ओस वो होती है जब आपका जो तापमान है, यानी कि हवा में मौजूद आर्द्रता है, आर्द्रता जब का जो तापमान है वो ओसांक बिंदु से नीचे चला जाता है, तब वो आके जमीन पर किसी सरफेस पे जब जम जाए तो उसे ओस कहते हैं। और वही जो चीज़ जो है आपका, यानी कि आर्द्रता जो है वायुमंडल के भीतर ही भीतर जम जाए वहाँ पर, और वहाँ से ही आपका जो है रवे के रूप में गिरने लगे, तो वो पारा होगा। ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं आप, तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा पहले का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला है, यहाँ पर यानी कि अगला पॉइंट है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है। अगर हम बात करें इन फसलों के अंतर्गत, यानी कि आपकी जो तिलहन वाली फसलें हैं, तो इन फसलों का जो ये जो तिलहन वाली फसलें हैं इनका लगभग 2/3 भाग सिंचित है। यानी आपकी सरसों जो आपकी है, राई है, तोरिया, तारामीरा, जहाँ जहाँ इनकी खेती होती है तो वो खेती वाला पोर्शन 2/3 जो है वो सिंचित है। यानी कि जिससे हम कह सकते हैं सिंचित का मतलब सिंचाई के जरिए ये जो ग्रो हो रही है फसल वहाँ पर, ठीक है। और बाद बाकी 1/3 पोर्शन पर जो है वो वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तिलहन की बात की जाए तो तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र के मात्र 2.5% भाग पर ही बोई जाते हैं। यानी जितनी आपके यहाँ फसलें मेन होती हैं उनका 2.5% केवल तिलहन बोई जाते हैं। इसका जो प्रमुख उत्पादक राज्य है आपका वो राजस्थान है, तो इसका 1/3 भाग जो है राजस्थान से आता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो इसका उत्पादन होता है, और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में इसके हरियाणा, MP हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करी जाए इसके प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, तो हरियाणा और पंजाब में इसका उत्पादन अधिक है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो आपने थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली हेडिंग है अन्य तिलहन। अन्य तिलहन में हमने और फसलें जो है हमारी, जैसे सोयाबीन है, सूरजमुखी है, इनकी बात हो रही है। तो आप यहाँ पे थर्ड सब हेडिंग आप डाल लेना यहाँ पर, अन्य तिलहन। तो यहाँ पर सोयाबीन और सूरजमुखी जो है भारत के महत्वपूर्ण जो है अन्य तिलहन है। सोयाबीन वाला जो मेनली रीजन है, सोयाबीन वाला जो मुख्य क्षेत्र है वो आपका मध्य प्रदेश रीजन है और महाराष्ट्र रीजन है। और यहाँ पर समूचे देश का लगभग 90% जो है सोयाबीन यहाँ पर पैदा किया जाता है। तो आप सेकंड पॉइंट लिख लेना, सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में बोया जाता है, और दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% यानी 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए सूरजमुखी कहाँ बोई जाती है, सूरजमुखी का पौधा कहाँ बोया जाता है। तो ये इसका सांद्रण, यानी कि ये जो फसल है राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इससे जुड़े महाराष्ट्र के भागों में ये बोई जाती है। तो आपने ये आपका लिख लिया होगा। इसके अलावा इसमें एक बात और लिख लेना, ये देश के उत्तरी भागों में एक गौड़ फसल है। यहाँ पर गौड़ का मतलब आप जानते हैं कि भाई मेन फसल नहीं है, यानी कोई सहायक फसल है, यानी साथ में लगा देते हैं गौड़, यानी कि प्रमुख फसल नहीं है ये गौड़ फसल के रूप में इसकी खेती की जाती है सूरजमुखी की। तो आप यहाँ पर लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने ये तो आपने तिलहन फसलें कवर कर ली हैं। अगली हेडिंग है आपकी रेशेदार फसलें। यानी हमारे यहाँ जो है जो फैब्रिक्स है, यानी रेशा है, उसका भी यहाँ पे उत्पादन होता है। तो और इन फसलों से हमें क्या मिलता है, यानी रेशेदार से हमें कपड़ा मिलता है, थैला, बोरा और अन्य प्रकार के जो रेशा से बनने वाले सामान है वो सब इनसे प्राप्त करते हैं। भारत में केवल 2 प्रकार के रेशे यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से रेशे हैं? कपास और जूट जो है वो भारत के 2 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास की बात की जाए यहाँ पर, आपकी पहली हेडिंग है कपास। देखिए कपास के बारे में आप जानते हैं, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके अलावा इसे जो अर्धशुष्क जो है जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिख लेना कि कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। ये अगर हम कपास को देखें, यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो कपास की खेती है अभी वर्तमान में इसका लगभग आधा हिस्सा जो है, लगभग यानी काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था वो पाकिस्तान में चला गया, यानी विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्षेत्रफल कपास का कम रह गया है, यहाँ पर ये कहा गया है। अगर हम बात करें तो भारत में 2 तरह की कपास यहाँ पे उगाई जाती है। 2 तरह की कपास कौन कौन सी है? तो यहाँ पर आप लिख लेना, भारत छोटे रेशे वाली एक भारतीय कपास है और लंबे रेशे वाली एक अमेरिकन, दोनों प्रकार की कपास का यहाँ पर उत्पादन करता है। यहाँ पर जो अमेरिकन कपास है, तो अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। ये आप सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए कपास की अगर बात करें हम, तो भारत का कपास के उत्पादन में चीन के बाद, चाइना के बाद दूसरा स्थान है। ये आप लिख लेना थर्ड पॉइंट में।
देश के देखिए समस्त बोए गए क्षेत्र में 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है अकेले। तो आप ये भी लिख लेना थर्ड का सब पॉइंट। देखिए कपास के यहाँ पर 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ थर्ड पॉइंट नहीं है, अब चौथा पॉइंट है कि कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं? उत्तर पश्चिम भारत में आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान। सेकंड सब पॉइंट, पश्चिम में इसका जो है गुजरात और महाराष्ट्र। दक्षिण में अगर बात की जाए तो दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के पठारी भाग। तो इनमें जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कपास बोया जाता है। और अगर अग्रणी उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा कपास कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है वो भी यहाँ पे लिख लीजिए। वो आपका यहाँ पर अग्रणी उत्पादक में यहाँ पर आ जाते हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये राज्य आ जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा गुजरात से, फिर महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये आपके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं कपास के। तो आपने 5वां पॉइंट यहाँ पर कवर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र वाले रीजन की, तो महाराष्ट्र वाला जो विदर्भ वाला रीजन है, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश वाला रीजन है, आप लोग ये जानते होंगे कि जो सह्याद्री है, सह्याद्री का ये वाला जो अपोजिट साइड वाला रीजन है, ये वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र जो में जो पड़ता है, ये वाला क्षेत्र, तो हाँ यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, तो यहाँ पर उत्पादन बहुत कम होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। इस क्षेत्र को कहाँ से पानी मिलता है? लौटते हुए मानसून से। ये बात आप जानते हैं, जब हमने जलवायु वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे आपने कवर भी किया था ये। अब देखिए अगला रेसा आपका यहाँ पर है, सेकंड सब हेडिंग है जूट। जूट के बारे में देखते हैं। जूट जो है, जूट कहाँ कहाँ उगाया जाता है? देखिए जूट का जो प्रयोग किया जाता है, आपका मोटे वस्त्र हैं, थैला है, बोरा है। आप जानते होंगे आलू वगैरह के बोरे देखे हैं आपने, या फिर गेहूं वगैरह के बोरे होते हैं, या फिर सजावटी सामान, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका जो जूट है, जूट मेनली आपका जो है आपका पश्चिम बंगाल रीजन में उगाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल और इसके जो लगने वाले, यानी संस्पर्शी का मतलब इसके जो आसपास वाले इलाके हैं, पूर्वी भाग हैं, तो यहाँ की प्रमुख एक व्यापारिक फसल है। अब जूट के लिए होता क्या है, इसके लिए पानी की अच्छी खासी आवश्यकता चाहिए, यानी पूरा पानी में जलमग्न क्षेत्र चाहिए होता है। तो इस वजह से ये फसल जो है भारत के कहीं अन्य राज्यों में नहीं होती है, इस वाले रीजन में पानी अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अच्छी खासी फसल हो जाती है। इसके साथ भी वही कहानी है, यानी कि देश विभाजन के समय क्या हुआ कि देश विभाजन में आप लोग जानते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज वर्तमान का बांग्लादेश, तो वहां पर लगभग जो है अच्छा खासा भाग चला गया हमारे कपास उत्पादन का। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। अगर आज समूचे विश्व की बात करें तो समूचे विश्व में आपके केवल 2 ही देश हैं, आपके भारत और बांग्लादेश, जो कि जूट का उत्पादन करते हैं, और कोई ज़्यादा देश नहीं है। यहाँ पर 2 ही देश प्रमुख हैं आपके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, आप इसमें थर्ड पॉइंट नहीं, सॉरी सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर। ये सेकंड पॉइंट, इसे सब पॉइंट बना देना, पहले का सब पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि आज भारत विश्व का लगभग 60% यानी 60% जूट उत्पादन करता है, और पश्चिम बंगाल जो है अकेला ऐसा राज्य है हमारा जो 3/4 भाग पैदा करता है, यानी समूचा उत्पादन जो होता है उसका 3/4 लगभग 75% उत्पादन आपका कहाँ से आ रहा है? पश्चिम बंगाल से आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो बिहार, आसाम, ये अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं, ये आप लिख लेना। यानी कि पश्चिम बंगाल के अलावा जो है आपका बिहार और आसाम भी है यहाँ पर, जहाँ पर भी जूट की खेती की जाती है। अगर समूचे देश में जो कुल शस्य भाग हमारा है, कुल जो बोया जाने वाला भाग है, उसमें अगर इसका योगदान देखें तो 0.5% इसके भाग पर ये बोया जाता है जूट। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां पॉइंट डाल गया मैं, 3रा पॉइंट है ये। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी जो है ये है अन्य फसलें। अन्य फसलों में यहाँ पर गन्ना, चाय, कॉफी, तो ये भारत की अन्य फसलों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गन्ना, यानी शुगर कैन, जिसे हम शुगर कैन के नाम से जानते हैं। गन्ने की बात कर लेते हैं। तो गन्ना अगर देखा जाए तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, और आप जानते हैं गन्ने के रस को निकाल कर उसे गर्म करके चीनी बनाई जाती है। ये बात आप जानते होंगे। चीनी, जगेरी वगैरह ये सब गन्ने के ही उत्पाद हैं। और आप डेली चीनी की जरूरत तो पड़ती है चाय बनाने के लिए, हर घर में चाय पी जाती है, चीनी तो आप ऑब्वियस ही बात है यूज करते होंगे। तो चीनी गन्ने से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए गन्ना तो एक उष्णकटिबंधीय फसल है, और ये केवल बताया गया है कि भाई वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में या केवल आर्द्र उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है। यानी वर्षा पर निर्भर वाले क्षेत्र हैं, वहां पर कैसे क्षेत्रों में, यानी कि आर्द्र, इसके लिए नमी चाहिए होती है, या फिर सब आर्द्र का, यानी उपाद्र का मतलब ये है कि भाई कम नमी वाला क्षेत्र हो, यानी आर्द्रता वहां पर भी हो, तो ऐसे क्षेत्रों में उगाई जा सकती है।
अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत में ज़्यादातर ये गन्ना वाली खेती हो रही है, यानी कि तो ये सिंचित क्षेत्रों में हो रही है। वर्षा के निर्भर वाले क्षेत्रों में नहीं हो रही है, खास करके सिंचित क्षेत्रों में हो रही है, सिंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो आपका गन्ना वाला प्रदेश है, तो गन्ना वाला प्रदेश आपका जो गंगा सिंधु का जो मैदान है, तो इसमें अधिकतर आपका यूपी तक ये सीमित है। इसका उत्पादन इसका जो है यहाँ पे बताया गया है कि गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। अगर पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात है। दक्षिण में बात करें, दक्षिण में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनके सिंचाई वाले भागों में की जाती है। तो ये आपने सेकंड पॉइंट और सेकंड का सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देखिए, ब्राजील के बाद अगर हम देखें तो ब्राजील के बाद भारत दूसरा गन्ना उत्पादक देश है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, थर्ड पॉइंट, कि ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। देखिए, हमारे यहाँ विश्व का 19%, यानी समूचे विश्व का 19% हमारे यहाँ गन्ना उत्पादन होता है। और अगर देश के कुल शस्य क्षेत्र की बात की जाए, यानी कुल जो आपकी फसलें बोई जाती हैं उनमें से इसका योगदान देखें तो 2.4% भाग पर इसका जो है खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य आपका एक अकेला ऐसा राज्य है जो कि 40% गन्ना, यानी कि आपके भारत का समूचा जो 100% गन्ना होता है, वहां पर 40% गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन यूपी कर रहा है आपका। इसके अलावा यहाँ पर अन्य राज्यों में आपके जो हैं, अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और लिखी है, उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है। यानी बेशक यूपी में 40% गन्ना हो तो रहा है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो यूपी के अलावा अन्य कहीं नहीं होता है, राजस्थान में भी नहीं होता है। ऊपर की तरफ चले जाए वहां पर भी गन्ना नहीं होता है, केवल यूपी तक सीमित है। तो उत्तर भारत में इसका उत्पादन ज्यादा नहीं है। मेनली उत्पादन जो है नीचे की तरफ से आ रहा है, दक्षिण भारत की तरफ से आ रहा है, आपका पश्चिम भारत से आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपने चौथा का और सब पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया होगा। चलिए अब अगली हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। अब अगली आपकी सेकंड सब हेडिंग है आपकी यहाँ पर, और ये है आपका चाय। चाय से तो आप हर व्यक्ति अवगत होगा, अच्छे से अवगत होगा, और आई होप आप भी चाय के शौकीन होंगे यहाँ पर। यानी मैं तो चाय पीता हूँ, काफ़ी दिन में 2-3 बार पीता हूँ। अब आपकी पता नहीं। तो चाय हमारे यहाँ का पौधा नहीं है, चाय एक जो है बाहर से लाकर रोपा गया पौधा है। तो चाय क्या है? एक रोपण कृषि है, और ये किसके लिए? पेय पदार्थ के रूप में ये प्रयोग की जाती है। देखिए, यहाँ पर आपकी जो काली चाय होती है, वास्तव में जो काली काली आप देखते हैं चाय, तो वो किण्वित होती हैं। चाय की काली पत्तियां जो होती हैं किण्वित होती हैं, और चाय की हरी पत्तियां जो होती हैं अकिण्वित होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर किण्वन क्या है? किण्वित जो शब्द आया है वो क्या है? किण्वन को जो है, अगर हम रसायन जो आपकी है रसायन विज्ञान की भाषा है, उसमें इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। ये जो है, इसको डिस्कवर करने वाले जो व्यक्ति थे वो लुईस पास्चर थे। लुईस पास्चर ने इसे जो डिस्कवर किया था, इसमें ये प्रक्रम में जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है पूरी है, और इस प्रक्रम में क्या होता है, यहाँ पर एक जटिल कार्बनिक जो पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है आपकी, ये ऑक्सीजन के अभाव में होती है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती इस प्रक्रिया में। आपने देखा होगा जो शराब है, यानी आप अल्कोहल जिसे बोलते हैं, अल्कोहल भी इसी प्रक्रिया के जरिए बनाया जाता है, किण्वन के जरिए बनाया जाता है। तो आपने पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। इसके अलावा चाय में आप ये बात तो जानते हैं, कैफीन भी होता है, टैनिन भी होता है। कैफीन और टैनिन ये दो तत्व ऐसे हैं, ये आपके स्टिमुलेटर हैं, यानी उत्तेजक हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि भाई चाय पी लो, चाय से स्फूर्ति आ जाएगी। लोग चाय क्यों पीते हैं? यानी चाय, जब लोग थकान महसूस करते हैं लोग चाय पीते हैं। चाय पीने से क्या होता है? एनर्जी, हल्का उन्हें स्फूर्ति टाइप फील होती है। तो ये दोनों जो है स्टिमुलेटर हैं, कैफीन और टैनिन जो है स्टिमुलेटर हैं। और ज़्यादातर जो पेय पदार्थ होते हैं उन सब में पाया जाता है यहाँ पर, जैसे कॉफ़ी में भी पाया जाता है कैफीन और टैनिन। तो ये स्टिमुलेटर की तरह कार्य करते हैं ये। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट कि चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है आपका सेकंड पॉइंट में कि यह जो है आपकी उत्तरी चीन की पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। कहाँ की है? उत्तरी चीन की पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। इसको उगाने के लिए सबसे बड़ी बात जो चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चाहिए, पहली बात तो उष्ण यानी कि गर्म मौसम, आर्द्र मौसम भी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर उपोष्ण आर्द्रकटिबंधीय जलवायु हो, यानी उष्ण आर्द्र जलवायु हो या उपोष्ण आर्द्रकटिबंधीय जलवायु हो। और यहाँ पर आपके लिए तरंगित पहाड़ियाँ, इन सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं, इस तरह से तरंगित पहाड़ियों का मतलब सीढ़ी नुमा खेत जो होते हैं, यहाँ पर पानी भी बरसे, और पानी बरसने के साथ साथ पानी इसकी जड़ों में भरे ना, यानी पानी बरसे नीचे एकदम उतर आए। पानी बरसते यानी पानी भी इसे प्रचुर रूप में मिल जाए, और पानी यहाँ पर इसकी जड़ों में भरे भी ना, नीचे की तरफ ये उतर आए, तो इसे तरंगित बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है ये। तो यहाँ पर आप सेकंड का सब पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे आप इसमें कि यह उष्ण आर्द्र तथा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय
जलवायु वाले तरंगित भागों पर अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। ये आपने लिख लिया है यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट। भारत में अगर शुरुआत इसकी देखें तो भारत में आपकी जो चाय है, चाय की खेती जो है भारत में सबसे पहले 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आरंभ हुई, जो कि आज जारी है। बाद में इसकी जो है यानी बाद में कहाँ पहुंची है, बाद में पश्चिम बंगाल का जो उप हिमालयी रीजन है, यानी पश्चिम बंगाल में भी कुछ क्षेत्र जो है हिमालय से जुड़ा हुआ है, जैसे दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार जिले हैं, तो यहाँ पर फिर बाद में प्रारंभ की गई है। ये आप लिख लेना यहाँ पर। दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण में चाय की जो खेती है वो पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, तो इनके निचले ढालों पर यह खेती की जाती है। ये आपने लिख लिया होगा थर्ड के दोनों सेकंड पॉइंट, दोनों सब पॉइंट थर्ड के। चाय निर्यातक देशों की अगर हम बात करें तो चाय निर्यातक देशों में आपका भारत का अग्रणी उत्पादन है और विश्व बाजार का लगभग यानी विश्व का लगभग 21.1% उत्पादन जो है आपका वो भारत में होता है। तो यहाँ पर आप चौथा पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर। देखिए सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखवाना है आपका चौथा पॉइंट कि चाय निर्यातक देशों में भारत का जो है चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। इसका सब पॉइंट ऊपर वाला लिखवाना है। अब यहाँ पर चौथे का सब पॉइंट लिख लेना कि भारत विश्व का लगभग 21.1% चाय का उत्पादन करता है। ये आप लिख लेना है यहाँ पर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो है आसाम राज्य जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी आसाम का जो है पहली बात ये आसाम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। वहाँ पर जितनी खेती की जाती है उतनी खेती में लगभग 53.2% भाग पर केवल और केवल चाय उगाई जाती है। तो यहाँ पर आप पांचवा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर कि असम के कुल शस्य क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है, जो कि देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग में असम में पैदा होता है। तथा जो है आधे से अधिक उत्पादन जो हो रहा है वो आपका कहाँ हो रहा है, देश का असम से आ रही चाय हमारी। तो आपने ये नोट कर लिया है। अब अगली हेडिंग आपकी जो है थर्ड सब हेडिंग आपकी जो है ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में भी जानते हैं। कॉफ़ी में और इसमें सेम वही पाए जाते हैं तत्व, यानी कि यहाँ पर कैफीन टैनिन यहाँ पर भी पाया जाता है। तो ये भी एक रोपड़ कृषि, यानी कॉफ़ी का पौधा भी हमारे यहाँ का जो मूल यानी इसका मूल जो है भारतीय नहीं है, बाहर से लाया हुआ पौधा है। तो ये भी एक रोपड़ कृषि है, रोप कर किया गया है, ये रोपड़ कृषि है ये। तो यहाँ पर लिख लेना आप। कॉफ़ी को बनाने की प्रक्रिया वही है, यानी इसके बीजों को भून कर पीस लिया जाता है, वही प्रक्रिया जानते हैं, देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह पे आपने। कॉफ़ी की मूलतः 3 किस्में होती हैं। 3 किस्में कौन कौन सी हैं? अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। खास करके आपने किताबों में आपने मोस्टली आपने देखा होगा ज़्यादातर जो टीचर वगैरह हैं यूट्यूब वगैरह पे वो अरेबिका रोबस्टा पढ़ाते हैं, लिबेरिका नहीं बताते हैं, जबकि लिबेरिका भी होती है। तो यहाँ पर अरेबिका जो है सबसे अच्छी किस्म की कॉफ़ी होती है और भारत में हमारे यहाँ अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आप सब पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट कि भारत का अधिकतम उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ये आप लिख लेना सेकंड पॉइंट। और भारत में अगर बात की जाए तो भारत में विश्व का केवल 3.7% कॉफ़ी का उत्पादन होता है, यानी विश्व भर में विश्व की जो जितनी कॉफ़ी है उसमें भारत का योगदान कितना है? 3.7% का है। अगर हम बात करें जो है कॉफ़ी उपजाने वाले देशों की, तो कॉफ़ी उत्पादन में सबसे पहला राज्य जो देश है वो ब्राज़ील है और 7वें नंबर पर आता है हमारा फिर भारत। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर थर्ड पॉइंट कि ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, होंडुरास के बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कर्नाटक के और केरल, तमिलनाडु में ये पश्चिम घाट की उच्च भूमि में की जाती है खेती और देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 भाग अकेले आपका जो है कर्नाटक से आता है। यानी कॉफ़ी उपजाने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? कर्नाटक राज्य अग्रणी है। चाय के मामले में असम राज्य अग्रणी है। देखिए यहाँ पर आपके जो आपके जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं आपके, इन पैराग्राफ से सच में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो आपको इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये लिखवाने पड़े हैं। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब अगली हेडिंग है आपकी भारत में कृषि विकास। देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन है कृषि विकास वाला, ये देखा जाए तो आपका पूरा मेंस वाला पोर्शन है, यानी आपका यूपीएससी मेंस एग्जाम का पोर्शन है। ये पोर्शन हमारे प्रीलिम्स का नहीं है, मेंस का है। प्रीलिम्स के लिए आप इससे ज़्यादा जो यानी जो यहाँ पे भाषा लिखी है उसका ज़्यादातर पढ़ चुके हैं। प्रीलिम्स के लिए इतना नहीं है। मेंस में खास करके इस पर चर्चा करने को कहा जाता है कि भाई बताइए क्यों हमारा कैसे विकास हुआ, कहाँ से परेशानियाँ थी, कहाँ की परेशानियों को, बाधाओं को दूर करते हुए, पार करते हुए हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये बात इसमें कही जाती है। अगर हम भारतीय कृषि का विकास देखें तो आप लोग ये बात तो जानते हैं
जो हमारा आज़ादी से पहले का समय रहा उसमें कृषि का विस्तार बिल्कुल नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पे शोषणकारी नीतियाँ थी, चाहे अंग्रेजों की नीतियाँ शोषणकारी रही हों या उससे पूर्ववर्ती जो शासक हैं उनकी नीतियाँ रही हों। यानी हमारे यहाँ कृषि का विकास इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि ज़्यादातर जो शासक थे उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये बात आपने देखी भी है, इतिहास के संदर्भ में भी देखी है कि मोस्टली शासकों का बस ध्यान कहाँ पर रहा कि लूटने मारने में, सत्ता हथियाने में, इसी ओर रहा। यानी अपने राज्य की खुशहाली की तरफ ध्यान उनका ज़्यादातर नहीं रहा। अधिकतर राजाओं की मतलब थोड़ा बहुत अपवाद एक दो राजाएं हैं, लेकिन मोस्टली राजा बस उसी में रहे, यानी लूट मार करने में, केवल जो है राज्य हत्याने में, उसी में रहे। तो ऐसे में कृषि का विकास नहीं हो पाया, कृषि के ऊपर ज़्यादा अनुसंधान वगैरह नहीं हो पाए, कृषि के लिए प्रोत्साहन वगैरह नहीं दे पाए ज़्यादातर। तो और ऊपर से यहाँ पे जब ब्रिटिश शासन आ गया, यानी कि आपका औपनिवेशिक शासन आ गया, तो औपनिवेशिक शासन में तो और उनका जो है लूटमार स्टार्ट हो गई। औपनिवेशिक शासन में तो उनका 1% भी यहाँ पर लक्ष्य नहीं था कि भारतीय कृषि को उन्नत बनाया जाए। तो आपने देखा कि कृषि का जो है एकदम दयनीय विकास होता चला गया, यानी कृषि की स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, दयनीय हो गई, और ज़्यादा दयनीय हो गई, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से यानी कि एक तो ऊपर से कोई सहायता मिल नहीं रही है और ऊपर से अत्याचार भी हो रहा है, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, यहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए टैक्स देना है। तो ऐसे में लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि ज़मीनें जो होती हैं वो बंजर हो गई। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है, जो ज़मीनें थी वो ऐसी वीरान पड़ी थी, लोग खेती खरीद करते ही नहीं थे, डर की वजह से नहीं करते थे क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा। तो जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले दिक्कत किसकी थी? खाद्यान्न की थी। तो ऐसे में हमारे सामने जरूरत ये थी कि हम अपने आप को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाएं। तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर की हम कहानी आगे बताएंगे, कैसे कैसे हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने। और देश विभाजन के समय हमारे सामने एक दंश और था, जितना भी आपका जो विकास हुआ था, यानी कि जितना भी आपका जो कहा जाए सिंचाई साधनों का विकास हुआ था, वो मूलतः आपका जो विकास हुआ था वो आपका हुआ था आपका जो उत्तर पश्चिमी वाला रीजन है वहां पर हुआ था, और वो भी रीजन जो था वो पाकिस्तान के खेमे में चला गया, 1/3 से ज़्यादा भाग पाकिस्तान में चला गया। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में जो कृषि संकट है, कृषि पर संकट तो था ही था। तो ऐसे में विकास करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। तो फिर भी हमारा जो कृषि विकास धीरे धीरे हुआ है। तमाम पंचवर्षीय योजनाएं आई, लगभग 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं। तो 12 पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचवर्षीय योजना में पहली लक्ष्य यही रखा गया था, किसका? कि कृषि को आपको जो है खाद्यान्नों की जो आपूर्ति बढ़ानी है, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य हमारा यही रखा गया था। तो ये बात आप पढ़ भी चुके हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर हम अब नोट करना स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके। पहला पॉइंट है आपका 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत का कृषि प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। लिख लेना आप यहां पर। इसी में सब पॉइंट, देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि हमारी कहां पर चली गई? ये पाकिस्तान के खेमे में चली गई। यानी हमारी 1/3 जो भूमि थी ये किसके खेमे में चली गई? ये पाकिस्तान के खेमे में चली गई। यानी कि जो हमारी उपजाऊ जमीन थी लगभग उसका 1/3 भाग पाकिस्तान के खेमे में चला जाए तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ी क्षति थी हमारे लिए। फिर भी हमने, सरकारों ने तमाम प्रबंध अब किए, तमाम जो उपाय अपनाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना वाला ही यहाँ पर झलक दिखाई गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य जो था वो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था और इसके लिए निम्न उपाय अपनाए। सबसे पहला उपाय क्या था कि भाई व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया जाना। आपने ये बात तो जानी होगी कि पहले हमारे यहाँ खाद्यान्नों की खेती ज़्यादा की जाती थी, लेकिन अंग्रेज आए, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य केवल क्या था कि भारत से कच्चा माल ले जाकर अपने यहाँ उसे प्रसंस्कृत करके उसे विदेशी बाजार में बेचना, पुनः भारत को लौटाना। तो ऐसे में यहाँ पर खाद्यान्नों की खेती को हतोत्साहित किया गया। खाद्यान्नों की खेती के लिए जो है उन्हें लोगों को ज़्यादा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, उन पर जो है फोर्स किया गया कि आप खाद्यान्न ना उगाकर आप वैसी खेती करें जो व्यवसाय को, वाणिज्य को, यानी इसका इस्तेमाल जो वाणिज्य के रूप में होता हो, यानी कहा जाए नकदी फसलों के रूप में होता हो, जैसे नील की खेती हुई और भी कुछ खेतियां थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो व्यवसायिक खेती वाली पैटर्न है, तो व्यवसायिक खेती में खाद्यान्न की तो बात आएगी नहीं यहाँ पर तो मुनाफे की बात आएगी। लेकिन उस समय भारत की जनता की जरूरतें क्या थी? पेट भरना। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े और अकाल के दौरान यहाँ पे भोजन था ही नहीं, अनाज था ही नहीं। अनाज ना होने का रीजन यही था, अंग्रेजों की नीतियाँ। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही था कि पहले जो व्यापारिक फसलों वाला पैटर्न चलता आ रहा था अंग्रेजों के टाइम से कि भाई व्यापारिक फसलें उगाई जाएंगी, नहीं, अब व्यापारिक फसलें हम नहीं उगाएंगे, सबसे पहले उगाएंगे खाद्यान्न सबसे पहले हम उगाएंगे। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर हमारा टास्क यही था कि व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया जाना। दूसरा हमारा क्या था उद्देश्य? कि कृषि गहनता को बढ़ाना। कृषि गहनता का मतलब जानना है आप कि भाई जो 1 हेक्टेयर भूमि है, 1 हेक्टेयर भूमि से हमारा गेहूं हो या फिर अन्य जो फसलें हैं इनका कितना उत्पादन हो रहा है, तो उसके बारे में बताया गया था। तो वो हमारा 1 हेक्टेयर भूमि से हम कितनी यहाँ पे जो है फसल निकाल पा रहे हैं, कितना उत्पादन कर पा रहे हैं, तो कृषि गहनता को हमें बढ़ाना है। इसके अलावा हमारे पास जो किसान जो है अपनी भूमि छोड़ चुके थे डर के मारे या फिर टैक्स की वजह से, तो वो भूमि को, बंजर भूमि को, पड़ती भूमि को फिर से कृषि भूमि में हमें परिवर्तित करना है। तो ये 3 लक्ष्य यहाँ पर रखे गए थे।
इनसे ये तो परिणाम हुआ कि शुरुआत में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, लेकिन बाद में ये कम पड़ गया, बाद में यानी कि फिर स्थिर हो गया। स्थिर होने के काफ़ी सारे रीजन थे, रीजन यही थे। देखिए सबसे पहला रीजन यहाँ पर क्या था, यानी कि पहले यहाँ पर खाद्यान्नों की जो है उत्पादन बढ़ा, लेकिन बाद में कम हो गया। बाद में कम इसलिए हो गया क्योंकि उस समय हमारे पास ना तो देश में कोई आप फर्टिलाइजर वगैरह जो देख रहे हैं, आज आप जो उर्वरक कारखाने वगैरह देख रहे हैं, उस समय कोई उर्वरक कारखाने वगैरह नहीं थे। पूरी परंपरागत प्रणाली से आपकी कृषि की जाती थी, यानी खेती जो होती है वो पूरी परंपरागत प्रणाली से की जाती थी। शुरुआत के दिनों में थोड़ी बहुत यहाँ पे उर्वरता यानी जोर दिया है सरकार ने कि आप खाद्यान्न उगाओ, खाद्यान्न उगाओ, तो मिट्टी में जितनी उर्वरता थी उसने खाद्यान्नों का उत्पादन किया। लेकिन मिट्टी को जरूरत थी खुद पोषक तत्वों की। अब पोषक तत्व हों कहाँ से, होंगे तभी यानी जब सरकार जो प्रोवाइड करवाएगी, खाद वगैरह सरकार प्रोवाइड करवाएगी। अब प्रचलित जो खादें थी, यानी गोबर खाद वगैरह थी, उतनी ज़्यादा कारगर थी नहीं उस समय, तो ऐसे में उत्पादन तो शून्य होना स्वाभाविक था। दूसरा रीजन और था, दूसरा रीजन ये था कि भारत के सभी क्षेत्र जो थे वो सिंचित प्रदेश नहीं थे, यानी हर जगह, यानी आज आप जो देख रहे हैं नहरें वगैरह देख रहे हैं, नहरों से छोटी छोटी जो है और भी निकाल दी गई हैं, यानी कि नहरों से छोटे छोटे जो है यहाँ पे निकाल दी गई हैं, छोटी छोटी नालियां बना के और पानी निकाल दिया गया है। तो पहले ऐसे साधन नहीं थे, ये सब आज़ादी के बाद हुआ है, पहले कुछ नहीं था ऐसे। पहले तो मैन नदियां थी, उनके आसपास खेती होती थी। तो ऐसे में एक बड़ी गंभीर चुनौती थी कि भाई कैसे यहाँ पे खेती की जाए। आप समझ सकते हैं लोग पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थे, यानी कि हमारे यहाँ कृषि को इसी वजह से मानसून का जुआ कहा जाता है। अब तो ट्यूबवेल वगैरह का भी विकास हो गया, पहले ट्यूबवेल वगैरह नहीं हुआ करते थे, रहट हुआ करते थे। रहट के बारे में आपने पढ़ा भी था, कुओं के ऊपर जो है बैलों के जरिए जो है जो था पानी निकाला जाता था, तो रहट हुआ करते थे। और रहट भी जो है हर जगह नहीं थे, रहट वही संपन्न जो धनाढ़ लोग थे वही लगवा पाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे में कहीं ना कहीं कृषि का उत्पादन बढ़ना स्वाभाविक नहीं था। तो भाई यहाँ पर इनकी जो मुहिम थी सरकार की, वो शुरुआत में तो थोड़ा बहुत इसने असर दिखाया, लेकिन बाद में ये मुहिम जो है ठंडी पड़ गई, ठंडे बस्ती में चली गई। तो यहाँ पर आप अगला सब पॉइंट इसी में लिखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट बना दिए, इसी में मतलब इस तरह का एरो लगा देना आप, इस तरह का एरो, इसी का ही सब पॉइंट है। देखिए प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक उत्पादन स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। इसी में सब पॉइंट। इससे उभरने के लिए यहाँ पर क्या है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP और गहन कृषि कार्यक्रम IAAP ये प्रारंभ किए सरकार ने। यानी कि सरकार ने जो है ये उत्पादन स्थिर हो गया, उत्पादन में उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, गहन कृषि जिला कार्यक्रम स्टार्ट किया और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी ये संकट गहराता चला गया, संकट से उभर नहीं पाए। और आपने ये भी पढ़ा होगा PL 280 वाला जो पढ़ा है आपने, कि भाई हम USA से अनाज लेते थे और USA से एक बार हमारे यहाँ जो है एक बार कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मतदान हो रहा था, तो भारत ने जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने USA के फेवर में मतदान न करके रसिया के फेवर ले लिया। तो ऐसे इतने में USA के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक जो तर्क यानी कि वहाँ पर एक जो है कमेंट पास किया कि भाई खाते हमारी हैं, बजाते उनकी हैं। उसी दिन जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रण ले लिया था कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाना है। हमें किसी के आगे जो है कटोरा लेके मांगना ना पड़े कि भाई आप हमारे यहाँ अनाज भेज दें, नहीं, हमारे यहाँ इतना उत्पादन करना है कि हम दूसरे देशों को भेजें। तो उनकी जो यहाँ पर कह सकते हैं जो सोच या दूरदर्शिता, या फिर कह सकते हैं उनका जो यहाँ पर एक प्रण था जवाहरलाल नेहरू का, उस प्रण की वजह से हमारे यहाँ जो हरित क्रांति आई। और इस हरित क्रांति में आप जानते होंगे स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जी का एक जो अभूतपूर्व योगदान रहा, ये बात आपने पढ़ी भी है। तो यहाँ पर वही बात अब स्टार्ट होगी कि आगे फिर अब क्या होता है। आगे की कहानी में कहा गया है कि भाई शुरुआत में हमारे यहाँ कुछ जो है लाए गए, यानी कि हमारे यहाँ गेहूं की मैक्सिको की किस्म लाई गई, यानी गेहूं की मैक्सिको से किस्म लाई गई, और चावल की फिलीपींस की किस्में लाई गई, हमारे यहाँ फिलीपींस से जो किस्में लाई गई। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ी हरित क्रांति समझने पहले, हरित क्रांति से पहले थोड़ा अपना भारत समझ लेते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी। पहले ये भी जान लेते हैं कि भाई ये हमने हरित क्रांति लेके आए, ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या भारत का जो किसान था या भारत का गेहूं था वो इतना कारगर था कि नहीं था कि वो उगा सके। तो पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये भी उठ रहा होगा। देखिए होता क्या है हमारे यहाँ, आपको बता दें, आप ग्रामीण परिवेश से जो छात्र नहीं है वो इसमें थोड़ी उन्हें दिक्कत हो रही होगी। ग्रामीण परिवेश वाले छात्र हैं वो समझ गए होंगे, एक बार में समझ गए होंगे क्यों उत्पादन हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा था। आज भी कुछ किसान हैं ऐसा करते हैं, वैसे अब नहीं करते हैं, वैसे अब तो मोस्टली जो है बीज वगैरह लेकर आते हैं मार्केट से। पहले क्या होता था जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ तो किसान ने जो है 5 क्विंटल गेहूं हुआ, 5 क्विंटल गेहूं में से 1 क्विंटल जो है 4 क्विंटल गेहूं जो है उपभोग कर लिया, 1 क्विंटल गेहूं बचा के रखते थे और उसी गेहूं को बाद में फिर से वो है रोप देते थे, फिर से उसे जो गेहूं को उसे खेतों में जो है बिखेर देते थे। समझ रहे हैं आप, यानी कि जो गेहूं उत्पादित हुआ उसे ही फिर से पुनः बिखेर दिया। अब ऐसे में जो गेहूं आप समझ रहे हैं, 1 साल पहले हमने यानी कि लगभग आप जानते हैं कि मार्च अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल काटी जाती है और फिर
सितंबर अक्टूबर के नवंबर के लगभग में बोई जाती है, यानी 6-7 महीने का डिफरेंस रहता है। तो 6-7 महीने में उस समय ऐसी टेक्निक भी नहीं थी, तमाम दवाइयाँ वगैरह भी नहीं थी कि भाई गेहूं में जो तमाम तरह के परजीवी वगैरह आ जाती हैं तो परजीवी को रोका जा सके, ऐसा भी कुछ हमारे पास साधन नहीं थे। तो ऐसे में गेहूं की जो फसल थी उसकी उत्पादकता कम होती जा रही थी, क्योंकि बीज उन्नत किस्म का नहीं था, बीज वही था, यानी कि पहले आपने देखा, पहले जो वही बीज जिससे उत्पादन कम हुआ और वही बीज दोबारा हमने लगा दिया। तो ऐसे में समस्या हमारे सामने गंभीर बनी हुई थी। दूसरी बात ये थी, पहले दिक्कत एक और दिक्कत थी, सिंचाई साधन वगैरह तो थे ही दिक्कत, फसलें जो होती थी हमारे यहाँ वो टाइम ड्यूरेशन बहुत लेती थी, यानी 5-5, 6-6 महीने लगा लेती थी, 5 महीने से कम नहीं लगते थे। यानी भारत में जो एक कृषि वर्ष में मात्र 2 फसलें ही हो पाती थी। अभी तो आप देख रहे होंगे एक कृषि वर्ष में 3 फसलें बड़े आराम से हो जाती हैं, पहले 2 फसलें ही केवल हो पाती थी। यानी हमारे किसान भाई जो हैं मुश्किल से 2 फसलें ले पाते थे, यानी एक खेत से मुश्किल से 2 फसलें ले पाते थे। आज तो 3 फसलें और कहेंगे 4-4 तक फसलें ले लेते हैं, पहले 2 फसलें ले पाते थे। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि एक लंबे समय तक जो है हमारा खेत गिरा रहता है, ऊपर से उत्पादन हो नहीं पा रहा। उत्पादन ना होने का रीजन ये है भाई पुराने बीज हैं, पुराने बीजों में अब चूंकि प्रसंस्कृत बीज होते हैं फैक्ट्री वगैरह में या फिर जो है और दवाई वगैरह लगे बीज होते हैं तो वो खराब भी नहीं होते हैं, उत्पादन भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर आप किसान के पास कोई साधन तो था नहीं, तो ऐसे में बीज खराब भी हो जाता था, तो उत्पादन और जो है कम होता चला जाता था। तो यही रीजन थे, इसकी वजह से हमें हरित क्रांति लानी पड़ी। तो आई होप जो शहरी वर्ग के छात्र हैं उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों लाई गई, क्या रीजन रहा। पुराने लोग क्या पुराने हमारे पास जो बीज थे वो इतने कारगर नहीं थे, तो वो आपने रीजन देख लिया, वो कारगर क्यों नहीं थे वो भी आपको मैंने जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट यही कहता है कि 1960 के दशक में हमने गेहूं की जो किस्म थी वो मैक्सिको से लेकर आए और चावल की किस्म जो है फिलीपींस की किस्में हम लेकर आए, जो कि अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी और कृषि के लिए ये हमारे यहाँ उपलब्ध हुई। सबसे पहले भारत में इसका लाभ बताया गया है, भारत में इसका लाभ उठाया और पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में, पैकेज प्रौद्योगिकी का मतलब ये है कि एक हमने कहा जाए एक्सपेरिमेंट के तौर पर, यानी हमने एक एरिया क्षेत्र बना लिया कि भाई यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये हमने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, आंध्र और गुजरात के सिंचित प्रदेश थे, तो यहाँ पर हमने रासायनिक खाद के साथ जो हाई यील्ड वेराइटी यानी HYB किस्मों को इन्हें अपनाया। ठीक है, ये आप लिख लेना पूरा पॉइंट। देखिए हरित क्रांति आपको जो अगर इन किताबों में देखेंगे तो इसके ऊपर 4-4, 5-5 पेज आपको लिखे मिल जाएंगे। तो हरित क्रांति पर पूछे जाते हैं प्रश्न, तो हरित क्रांति के लिए हमने यही अपनाया। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं बताऊंगा। यहाँ पर नए बीज जो लगाए उनमें दिक्कत क्या आती वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे पुराने बीजों में क्या दिक्कत थी, नए बीजों में क्या दिक्कत थी। तो ये जो हमारी पैटर्न हमने आया, पैटर्न हमने अपने जो नई हमने जो किस्में लगाई, तो इस विकास को हमने क्या नाम दिया, इसे हमने हरित क्रांति के नाम से ये जानी जाती है। तो आप यहाँ पर ये सेकंड सब पॉइंट लिखना है, कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि, ठीक है, हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब देखिए हरित क्रांति में जो है यहाँ पर कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया इस नीति के जरिए। शुरुआत में ये नीति काफ़ी कारगर रही, शुरुआत में ये नीति जो है काफ़ी फली फूली, लेकिन इसके साथ भी समस्या ये थी कि ये नीति पूरे भारत में एक समान नहीं रूप से लागू नहीं हो पाई। क्यों? ये वहीं लागू हो पाई जहाँ पर सिंचाई साधन थे, तो तमाम राज्य जो छूटे रह गए, ऐसे असमानता बढ़ी। नहीं, आप देख रहे होंगे पंजाब और हरियाणा जो थे अग्रणी निकल गए, यानी उत्पादन के मामले में, जो कृषि क्षेत्र के मामले में पंजाब जो है नंबर 1 पहुंच गया और अन्य राज्य पिछड़ गए। अन्य राज्य पिछड़ने का रीजन यही था कि वहाँ पर जो पर्याप्त संसाधन नहीं थे उनके पास और वहाँ पे प्रोत्साहन भी नहीं दिया गया शुरुआत में। तो यहाँ पर अगला सब पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर कि प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी, फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। यहां पर आपने लिख लिया होगा। अब इसी असमानता को कम करने के लिए योजना आयोग ने क्या किया, योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर जो योजना आयोग था इसने कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ कर दिया। कृषि जलवायु नियोजन यानी जहां पर जैसी जलवायु है उसी के अनुरूप हम फसलों को प्रोत्साहित करेंगे। तो ये पूर्ववर्ती आपका नीति आयोग का पूर्ववर्ती आयोग योजना आयोग है, इसने ये यहाँ पर प्रारंभ किया असमानता को खत्म करने के लिए। तो इसने क्या किया, यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना, इसने कृषि, पशुपालन और जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर बल दिया। यानी इसने केवल कृषि पर बल नहीं दिया है, साथ साथ कृषि के साथ साथ आप पशुपालन भी कर सकते हैं, जल कृषि भी कर सकते हैं। आप जानते हैं जल कृषि के तहत जो है मछली वगैरह, मत्स्य पालन वगैरह है और जल से जुड़े हुए और भी जो कृषि कार्य हैं उन सबको बढ़ावा दिया गया। तो ये आप चौथे का सब पॉइंट नोट कर लेना। अब जरा सा हम यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पर आपकी जो हरित क्रांति हुई है, हरित क्रांति के प्रोस और कॉन्स यानी लाभ और हानियां देख लेते हैं कि लाभ क्या क्या हुए और हानियां क्या क्या हुई। यानी एक तरफ हम यहाँ पर
जो है प्रोस डाल लेते हैं, यानी कि जिसे हम लाभ कहेंगे, और दूसरी तरफ कॉन्स डाल लेते हैं। तो लाभ में तो आप समझ रहे हैं कि हम जो है पहली दशक में, यानी एक दशक के अंदर ही अंदर हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर बन गया, यानी अनाज के मामले में हम जो है लगभग अनाज इतना ज़्यादा होने लगा कि हम अनाज अब बाहर भी जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट करने लगे। ठीक है, यानी अब तक अनाज जो हमारे यहाँ आता था अब वो बाहर की तरफ जाने लगा। अनाज के मामले में हम जो है आत्मनिर्भर बन गए। ठीक है, सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि यही थी, यानी सबसे बड़ा यही हमारा उपलब्धि थी यहाँ की। अब देखिए इसके खामियाज, यानी कि हर चीज़ के साइड इफेक्ट भी होते हैं, ये बात आप जानते हैं। जिस चीज़ से हमें फायदा होता है उससे नुकसान भी होता है। जो हम हाई ईल्ड वैरायटी वाले हमने बीज लगाए थे, हाई ईल्ड वैरायटी HYV, हमने जो बीज बोए थे, उन बीजों के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर पहली बात ये थी, इन बीजों के लिए पानी की हमें प्रचुर आवश्यकता पड़ती थी, यानी पानी अधिक मात्रा में चाहिए। अधिक मात्रा में पानी चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया, सिंचाई वगैरह के साधनों के लिए प्रोत्साहित किया, यानी ट्यूबवेल वगैरह लगाए गए, सिंचाई साधन हमने लगाए। ठीक है, सिंचाई साधन के अलावा अब आप समझ सकते हैं, जब ये अच्छी खासी पानी चाहिए तो सिंचाई साधनों का पर हमने फोकस किया। इसके अलावा यहाँ पर ये जो नए बीज थे, नए बीजों में समस्या ये थी कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा नहीं थी, यानी इनके लिए रासायनिक खाद जिसे बोलते हैं, खाद लिख दे रहा हूँ केवल मैं, उर्वरकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। कीटनाशकों की आवश्यकता अच्छी खासी थी, यानी बिना कीटनाशकों के ये फसलें जो है टिक नहीं सकती थी। दूसरी बात आप खुद समझिए, जब लगातार किसी क्षेत्र में पानी सबसे ज़्यादा हम लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर तमाम तरह के जो है पानी लगाने से, ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होगा, वहाँ पर तमाम तरह के जो है कीट पतंगे जो हैं, तमाम तरह के जो प्राणी हैं, जीव हैं, ठीक है, कीट पतंगे ये भी पनपेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये सब होंगे, कीट पतंगे पनपेंगे। और इन सब के अलावा एक काम और होगा, वो होगा लागत। लागत हमारी बढ़ जाएगी, लागत भी हमारी बढ़ जाएगी। फायदा हमें इसका क्या मिलेगा, एक तो अनाज ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, दूसरी बात यह है कि ये फसल 3 से 4 महीने में तैयार हो रही है, 3 से 4 मंथ में जो है यहाँ पर ये ग्रो हो जा रही है, बस यही हमें फायदा मिल रहा है। नुकसान इसके ज़्यादा थे। नुकसान है, सबसे पहली बात ये थी पानी के लिए हमें सबसे पहले सिंचाई साधनों का विकास करना पड़ा है। सरकार को तमाम योजनाएं चलानी पड़ी, जिसके जरिए जो है ट्यूबवेल वगैरह लगाए गए। ट्यूबवेल वगैरह लगाने से आपके सामने आज रिजल्ट आप देख रहे होंगे कि जो जलस्तर है पंजाब हरियाणा में काफ़ी नीचे चला गया है, यानी भौम जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया। जमीन से अंधाधुंध पानी का दोहन किया गया, अंधाधुंध पानी निकाला गया, यानी भौम जल स्तर जो था नीचे चला गया। इसका ये एक दुष्परिणाम ये हुआ। दूसरी बात ये थी कि जब पानी अत्यधिक लगाया तो तमाम तरह के परजीवी वगैरह ये सब पनपे, इनसे कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास रहने वाला वातावरण था उनको भी खतरा उत्पन्न हुआ, यानी तमाम मच्छर वगैरह आप देख रहे होंगे, मच्छर वगैरह और कीट पतंगे हैं, तो मलेरिया वगैरह जो बीमारी आप देख रहे हैं, डेंगू वगैरह, तो ये सब जो बीमारियों का प्रचलन जो था वो भी इसी से बढ़ा। कीट पतंगे जब आए तो इन सब से ये भी बढ़ा। दूसरी बात ये थी खाद। भाई आप एक बात समझिए कि कोई चीज़ हो, प्राकृतिक रूप से हो, कोई रासायनिक रूप से हो, तो रासायनिक रूप से उत्पादित चीज़ जो है वो लाभ नहीं देगी, यानी उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। वैसे करके हमारे यहाँ तमाम तरह की जो बीमारियाँ थी वो भी बीमारियों से लोग ग्रसित होने लगे, यानी तमाम तरह की जो बीमारियाँ थी उन्होंने हमें आकर घेर लिया। फिर एक साइड इफेक्ट हमारे लिए ये हुआ। आप लोग जानते भी होंगे, आज से अगर हम ज़्यादा नहीं लगभग 50 साल पहले की बात करें तो आप अपने किसी बुजुर्ग से, अपने आसपास बुजुर्ग से पूछना कि साहब कैंसर जानते हो, टीबी जानते हो, वो नहीं जानते होंगे, क्योंकि कैंसर टीबी उस समय होती नहीं थी, बीमारियां होती नहीं थी। ये सब जो बीमारियां आप देख रहे हैं, जो तमाम तरह की जो असाध्य बीमारियां आज आप देख रहे हैं, वो सब हमारी जो खाद है, कीटनाशक, इनकी देन है। यानी आज हमारे अगर देखा जाए, हमारा जो मनुष्य आज जिसकी क्षमता जो है लगातार जो है क्षमता का नाश हो रहा है, लगातार उसकी जो है फर्टिलिटी जो है मनुष्य की जो कम होती जा रही है, तो सबसे बड़ा इफेक्ट इन सब चीज़ों का, कीटनाशकों का है, खाद वगैरह का है, इन सब का है। ये बात आप जानते हैं। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात हुई लागत। देखिए यहाँ पर हरित क्रांति का लाभ वही उठा पाए जिनके पास पैसा था, यानी मान लीजिए जिनके पास बड़ी बड़ी जोतें थी, बड़ी बड़ी खेत थे, 50-50 हेक्टेयर वाले खेत थे, 10-10 हेक्टेयर से ऊपर खेत थे, उन्हें तो लाभ मिला क्योंकि उनके पास पैसा था। यानी 50 हेक्टेयर खेत उस समय रखने वाला, ऑब्वियसली बात है उसके पास पैसा होगा, उसने जो है अत्याधुनिक साधन संसाधन सबका विकास कर लिया। ऊपर से उन लोगों को सरकार का लोन वगैरह भी मिल गया, लोन वगैरह भी माफ हुआ। तो भाई जो अमीर था वो यहाँ पर और अमीर हो गया, यानी कि जो व्यक्ति जिसके पास पहले से ऑलरेडी धन था, अमीर जो था वो और ऊपर गया, अमीर और अमीर हुआ, और गरीब यहाँ पर और गरीब हुआ। तभी तो यहाँ पर लिखा है कि अमीर यहाँ पर जो खाई बढ़ती चली गई। खाई बढ़ने का रीजन यही था क्योंकि जो यहाँ पर हरित क्रांति वही अपना पाए जो अमीर व्यक्ति थे उस समय, यानी जो कहा जाए जमींदार टाइप लोग थे उस समय, वही लोग जो है हरित क्रांति अपना पाए। जो जमींदार लोगों ने अपनाई, ऊपर से सरकार ने प्रोत्साहन दिया, सब्सिडी वगैरह दी, ऊपर से उन्हें जो सस्ते दाम में तमाम चीज़ें मिल गई, तो भाई सरकार से ये सब प्रोत्साहन पाकर वो लोग और आगे बढ़ गए, जबकि गरीब जो था वो गरीब वास्तव में मजदूर का मजदूर ही रह गया। तो ये यहाँ पर हानियाँ भी हुई, तो ये हानियाँ मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर उदारीगढ़ आप जानते हैं 1990 के बाद उदारीगढ़ प्रारंभ हुआ। इसके अलावा सरकार ने कुछ और भी मिशन चलाए, जैसे एक मिशन आपका जो है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, अगली हेडिंग डाल लेना,
सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य स्थान विशिष्ट पर एकीकृत समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें वहाँ पर जो बाकी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन नहीं करना किसी प्रकार से। वहाँ पर जो जो हम प्रणालियाँ अपना रहे हैं उनसे किसी प्रकार से हमारी वहाँ पर मिट्टी का हनन ना हो, मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों का जो क्षरण ना हो, और ऊपर से प्राकृतिक संसाधन भी हमारे यथावत बने रहें। इसके लिए हमने क्या चलाया? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया। अब नोट करके लिख लेना, सरकार ने 2 मिशन और चलाए हैं यहाँ पर, वो नोट करके आप लिख लेना। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती होती क्या है? जैविक खेती वो खेती होती है जिसमें हम किसी प्रकार के रासायनिक जो है यहाँ पर जो है माध्यमों का प्रयोग नहीं करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं। पूरा जो प्रक्रिया होती है नेचुरल तरीके से होती है। तो इस प्रक्रिया में आप समझ रहे होंगे, नेचुरल तरीके से प्रक्रिया है, बेशक उत्पादन कम है, लेकिन अगर देखा जाए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभदायक है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, तो सरकार भी इसे जो है यहाँ पर कहा जाए तो सरकार भी इसे जो प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन समस्या इसके साथ एक आ रही है। समस्या इसके साथ क्या आ रही है? जैविक खेती लोग अपना क्यों नहीं रहे हैं? अपना ना अपनाने का रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, यानी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती पॉपुलेशन की डिमांड पूरी करने के लिए लोग जो है यहाँ पे जहर खाने को भी तैयार हैं। जहर का मतलब आप जान रहे हैं कि लोग चाहे कितनी भी यहाँ पर खाद वाली कीटनाशक वाली जो है सब्जियां हों या फिर अनाज हो, लोग खाने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें कहीं से चाहिए, उन्हें जो है खाद्यान्न चाहिए ही चाहिए। वो उन्हें ये मतलब नहीं है कि भाई ये जैविक रूप से उगाया हुआ है या फिर रासायनिक लगा के उगाया हुआ है, उन्हें इससे मतलब नहीं, केवल खाद्यान्न चाहिए उन्हें। सबसे बड़ी बात है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या में बढ़ती जनसंख्या जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सचेत नहीं है। तभी आप देख रहे होंगे कि लोगों के अंदर तमाम असाध्य बीमारियां, छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर तमाम असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। अगर मैं अपने एक फैमिली की बात करूं तो मेरे जो दादाजी थे वो 103 साल की उम्र में, यानी 103 साल की उम्र में जो है एक्सपायर हुए थे। और मुझे आज भी याद है, आज से लगभग 19 साल पहले एक्सपायर हुए थे। मुझे आज भी याद है कि वो पूरा न्यूज़पेपर, यानी 100 साल की उम्र में भी पूरा न्यूज़पेपर जो थे बिना चश्मे के पढ़ते थे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, बिना चश्मे के। यानी आज तो मेरी आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है और आप में से पता नहीं कितने लोगों की आंखों में चश्मा चढ़ गया होगा कम उम्र पर ही। तो आप समझ सकते हैं खाद्यान्न का ही तो असर है ये। यानी आप जो देख रहे हैं, हम जो रासायनिक चीज़ें खा रहे हैं तो उनका ही तो असर है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो लगातार कम होती चली जा रही है। तमाम तरह का जो हमारी जो है अंदर हमारे यहाँ तत्व जो है मिलते जा रहे हैं, हमारी बॉडी में तमाम तरह के जो है जो रासायनिक तत्व मिलते जा रहे हैं और उसका हमें खामियाजा उठाना भी पड़ रहा है। तमाम तरह की असाध्य बीमारियों के रूप में हमें जो है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये सब यहाँ पर हुआ है। अब देखिए इस सब को रोका कैसे जाए, तो वही बात मैं यहाँ पे फिर से दोहराऊंगा। यहाँ पे रोकने का तरीका भाई यही है, जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी तो यकीन मानिए हम जैसे आज जो विकसित देश जो है कि जैविक खेती पे बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरण के प्रति सोच रहे हैं, तो हम भी सोचने लगेंगे। मेन चीज़ है हमारे यहाँ दिक्कत वही आ जाती है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात जरूरत है, यानी मांग बढ़ती जाएगी। मांग बढ़ेगी तो मांग बढ़ाने के लिए, जब मांग बढ़ेगी तो मांग की पूर्ति के लिए हमें डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, यानी हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि हमें ज़्यादा पैदावार करनी पड़ेगी। और ज़्यादा पैदावार करनी पड़ेगी तो लोग पूरा अपना ताकत झोंक देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नया नहीं है, कृषि उत्पादन वृद्धि प्रौद्योगिकी विकास कुछ नया नहीं है, यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें हम चुनिंदा पॉइंट के रूप में अगली हेडिंग आप डाल लेना, भारत का किसान पोर्टल। भारत का किसान पोर्टल ये करता क्या है, इसका उद्देश्य लिख लेना। तो ये जो किसान पोर्टल है किसानों को बीमा, कृषि भंडारण, फसलों के विस्तार, गतिविधियाँ, बीज, कीटनाशक, कृषि मशीनरी आदि पर यह विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा जो आपका जो किसान पोर्टल है ये मिट्टी की उर्वरता, भंडारण, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण, यानी कि जो आपके जो तहसील लेवल पर ब्लॉक बनाए जाते हैं उनका विवरण रहता है इसमें। इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह होती है, इंटरेक्टिव मानचित्र वगैरह ये उपलब्ध होते हैं। इंटरेक्टिव मानचित्र का मतलब ये है कि आप जिन मानचित्रों के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऊसर जमीन है, यहाँ पर जो है बंजर जमीन है पूरी तरह से, यहाँ पर जो है अच्छी खासी पैदावार जमीन है, ये भी आप सब देख सकते हैं। तो ये किसान पोर्टल बनाया गया है। तो किसान पोर्टल के बारे में आप लिख लेना ये लाइन और इसकी सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट करके एक नोट लगाना पड़ेगा आपको, और नोट में यहाँ पर वही बताया गया है कि हमने जो हरित क्रांति अपनाई, नवीन कृषि प्रौद्योगिकी अपनाई, उसका क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ा। तो आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का जो प्रसार तीव्रता से हुआ और पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपती में भी 15 गुना वृद्धि हुई। यानी 15 गुना का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर हम मान लें भाई जैसे 2 गुना, तो 2 गुणा 2 यानी 4 हो गया। अब यहाँ पर अगर 15 की बात कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ है, जो भी खाद है, जो भी खाद का जो भी रहा हो, जितने कुंटल या टन में खाद मापी जाती हो उसका 15 गुना, यानी कि पावर है, ये घात है, ठीक है उसके। यानी कि जो जितनी भी जो आपकी रासायनिक उर्वरक हैं तो उर्वरक की घात है, यानी इतने उर्वरकों
को लगाने की हमारी यहाँ की जो है परिपाटी चल पड़ी और इतने ज़्यादा मात्रा में उर्वरक हमें चाहिए। समझ रहे हैं आप? इतने गुना जो है हमें उर्वरक की आवश्यकता और पड़ने लगी और ये उतने ज़्यादा उर्वरक हम लगाने लगे, खपत भी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बताया गया है क्योंकि उत्तम बीज की किस्मों में कीट प्रतिरोधक क्षमता कम है, इस वजह से हमें उर्वरक ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव शुरुआत भी हमारे यहाँ हुई। पॉजिटिव शुरुआत ये हुई कि भाई उर्वरक वगैरह संयंत्र हैं, तमाम तरह के जो है अगर देखा जाए खेती वगैरह के उपकरण, ये सब हमारे यहाँ जो यानी कि जो है प्रोज में अगर हम देखें तो प्रोज में ये सब चीज़ें हमारे यहाँ जुड़ जाती हैं। यानी हमने उर्वरक संयंत्र वगैरह थे, ठीक है, या फिर कृषि के रिलेटेड कृषि मैकेनिक वाले संसाधन जो थे, यानी कि कृषि ट्रैक्टर वगैरह है, ठीक है, कृषि के और भी उपकरण होते हैं, उन सब की यहाँ पर जो है डिमांड बढ़ गई। तो उन सब के लिए हमने यहाँ पे कारखाने वगैरह स्थापित की, तो ये सब फायदे भी हुए, ठीक है, रोजगार वगैरह अदर सेक्टर में बढ़ा। लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा हुए, फायदे से ज़्यादा इसके नुकसान ज़्यादा हुए। तो यहाँ पर आपको अगर कहीं लिखने को आया तो आपको फायदे नुकसान दोनों ही गिनाने पड़ेंगे और दोनों की वजह से मैंने आपको इंडिविजुअली आपको समझा दिया है। अगली हेडिंग आपकी जो है अंतिम हेडिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है मेरी नज़र में, और मैं इसे बहुत ज़्यादा वरीयता भी देता हूँ इस हेडिंग को। ये है भारतीय कृषि की समस्याएं। वास्तव में भारतीय कृषि की वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से भारतीय कृषि जो है लगातार इसकी अवनति हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, अवनति हो रही है। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे बताया गया है कि भाई विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। ऐतिहासिक अनुभव का मतलब आप जान रहे हैं, सबसे बड़ा मतलब यही है कि इतिहास में सही बात ये रही है, इतिहास में किसान की किसी ने सुनी ही नहीं है। आप चाहे किसी भी राजा का बखान करें आप अलग बात है, लेकिन हकीकत बात यह है किसान जो भूमिहीन श्रमिक था उसकी हालत हमेशा दयनीय ही थी। यानी आप समझ रहे होंगे उस समय दास्ता वगैरह ये सब चलती थी, दास वगैरह यानी कि जो स्लेवरी वगैरह थी, ये भी इसका सबका बोलबाला था। उस समय ये सब चीज़ों पर फोकस नहीं दिया जाता था, खास करके बल किसी पर था, टैक्स वसूलना है, हमें क्या चाहिए, कर चाहिए, कर चाहिए। कोई भी राजा हो, किसी का शासन हो, हमें टैक्स चाहिए। जबकि वर्तमान में पूरा कृषि प्रणाली जो है आपकी टैक्स फ्री है, ये बात आप जानते हैं। आज़ादी के बाद हमारी जो सरकारें थी, सरकारों ने जो है पूरी कृषि प्रणाली जो है टैक्स फ्री कर दी है। यानी हमारे यहाँ जो है भूमि पर टैक्स नहीं लगता है, कृषि खेती पर टैक्स नहीं लगता है, ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो ये रही, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी कुछ रही, और कुछ हमारी समस्याएं प्रादेशिक हैं। प्रादेशिक समस्याओं में आपके माइंड में कुछ समस्याएं आई या नहीं आई वो मैं बता रहा हूँ। प्रादेशिक समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र का वृष्टि छाया प्रदेश। महाराष्ट्र का वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? ये प्रादेशिक समस्या है, एक प्रदेश की समस्या है, ठीक है। सर्वव्यापी समस्याएं क्या है? सर्वव्यापी समस्या है आपकी पॉपुलेशन, जनसंख्या, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये आपकी सर्वव्यापी समस्या है। जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है? जमीनों का आकार छोटा हो रहा है। यानी आपकी प्रादेशिक समस्याओं में क्या है कि कहीं कहीं पे सिंचाई के साधन नहीं है, या वृष्टि छाया प्रदेश है, या भौगोलिक रूप से वो जगह जो है अनुकूल नहीं है कृषि के, तो वो प्रादेशिक समस्याएं हुई। सर्वव्यापी समस्या में क्या है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, तो हमें खाद्यान्न ज़्यादा उपजाने पड़ेंगे, तो ये सर्वव्यापी समस्याएं हैं। कुछ जगह जहाँ पर भौतिक बाधाएं हैं और कुछ जगह संस्थागत अवरोध है। संस्थागत अवरोध क्यों कहे गए हैं? आप लोग ये बात जानते होंगे कि हमेशा आपने देखा भी होगा कि बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेके भागने वाले लोग जो हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हकीकत बात है, उन्हें कोई नहीं पकड़ता है। वहीं किसान एक छोटा सा कर्ज ले लेता है, उतने कर्ज के लिए भी जो है बैंक वाले उसकी नाक में नकेल कस देते हैं। आप कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि उतने छोटे से कर्ज के लिए भी जो है लगातार तंग किया जाता है उसे, लगातार उसका कभी घर कुर्क करवा देते हैं, घर की कुर्की करवा देते हैं, घर को नीलाम करवा देते हैं, कुर्की का मतलब नीलाम करवा देते हैं, जमीन जब्त कर लेते हैं, ये सब होता है। जबकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ तमाम जो है लुटेरे ही बोलूंगा मैं, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को हजारों करोड़ रुपए लगे भारत का भाग गया, बैंक इनका कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे यहाँ एक छोटे किसान के ऊपर सारी बाध्यताएं थोप दी गई हैं। उसे कर्ज अगर लेने भी जाएगा वो, तो उससे तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, गारंटर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और उसके अलावा कमीशन भी खाया जाता है। ये हकीकत है। कोई भी सरकार हो, आप सिस्टम नहीं बदला है, सरकार बदल गई है, सिस्टम यानी वही लोग बैठे हैं। मेरा कहने का, आप लोग कहेंगे सर फलानी गवर्नमेंट तब खाया जाता, अब ऐसा नहीं है भाई, सरकार बदली है, लोग नहीं बदले हैं, लोग वही हैं, बैंक की जो प्रणाली वही है। मैं सब देखी है मैंने। अगर लगता है कि नहीं हम तो ले लेंगे, ये है वो है, तो आप बैंक में जाके देख लेना, पता चल जाएगा आपको। तो ये हकीकत यही है। तो ये सब जो हमारी बाधाएं हैं, कहीं ना कहीं इससे कृषि का विकास नहीं हो पाया, ये हकीकत बात है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसी में सब पॉइंट, ये कृषि यहाँ पर आप सब पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर कि कुछ समस्याएं प्रादेशिक हैं तथा कुछ समस्याएं सर्वव्यापी हैं, जिसमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल हैं। अब देखिए वन बाई वन करके हम हेडिंग डालते जाएंगे। पहला हमारा अवरोध क्या है? पहला हमारा अवरोध है अनियमित मानसून पर निर्भरता। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की लगभग एक तिहाई कृषि जो है यही केवल सिंचित है। यानी भारत में केवल लगभग जो जितनी कृषि हो रही है, जितना कृषि क्षेत्र है, उतने कृषि क्षेत्र का लगभग एक तिहाई भाग ही सिंचाई पर निर्भर है। बाद बाकी 2 तिहाई जो है आज भी मानसून वगैरह इन सब पर निर्भर है।
और शेष कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से जो है वर्षा पर निर्भर है। ये पहला पॉइंट आप लिख लेना। पहली बात ये है। तो आप जानते हैं मानसून कभी अनुकूल रहता है, कभी मानसून जो है जैसा हम चाह रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा एक्सपेक्ट के अनुरूप नहीं रहता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप जो है मानसून की जो है प्रवृत्ति में परिवर्तन हो गया है। तमाम जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं तो मानसून की प्रवृत्ति, कभी मानसून जल्दी आ जाता है, कभी बहुत देर से आता है, कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी वर्षा ना के बराबर होती है। तो ये सब चीज़ें आप देखते होंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ बताया भी गया है कि भाई कभी कभी क्या होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी यदाकदा बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कौन कौन से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में बताया गया कि 2006 और 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में यहाँ पर भी जो है बाढ़ आई। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़, इतना ही लिख लेना केवल। तो ये भी आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि सूखा और बाढ़ हमारे यहाँ के जो जुड़वा संकट हैं, ये हकीकत बात है। सूखा और बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं। सबसे ज्यादा किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पता होगा कहाँ कर रहे हैं? महाराष्ट्र के विदर्भ में करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वहां पर सूखा है। तमाम सरकारें आश्वासन देती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं सरकारें कि हम यहाँ पे पानी पहुंचाएंगे, यहाँ तक हम नहर डालेंगे, यहाँ पर पाइपलाइन पहुंचाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है? पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है। यकीन मानिए, अगर सरकार इन सब के प्रति अगर थोड़ा भी संवेदनशील हो जाएगी तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस यहाँ पर किसानों की हत्या के ऊपर, किसानों की जो आत्महत्या होती है वो वाकई में आत्महत्या नहीं होती है, वो सिस्टम ने उनकी हत्या की होती है। मैं तो यही कहूँगा, सिस्टम ने उनकी हत्या की है। किसान आत्महत्या नहीं करते हैं, बल्कि सिस्टम ने उनकी हत्या की है। तो यहाँ पर हमें उस सिस्टम को बदलना होगा। हमें जो है उन्हें जो है किसानों को प्रोत्साहित करना होगा। तमाम तरह के हमें यहाँ पर जो है और भी यहाँ पर बुनियादी रूप से सुधार करने होंगे, ताकि हमारे जो किसान हैं, किसान भाई लगातार मुनाफे में जाएं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर निम्न उत्पादकता। देखिए हमारे यहाँ जो है हरित क्रांति आने के उपरांत भी उत्पादकता नहीं बढ़ी है। उत्पादकता जितनी हम चाह रहे हैं, जितनी हम कंपेयर करते हैं अमेरिकी देशों से, यूरोपीय देशों से, उनकी तुलना में उत्पादकता हमारे यहाँ आज भी कम है। रीज़न यही है कि हमारे यहाँ जोतें जो हैं बहुत छोटी छोटी हैं, यानी कि हमारे खेतों के आकार छोटे हैं, ज़्यादा बड़े खेत नहीं हैं। ऊपर से यहाँ पर आप लोग जानते हैं काफ़ी बार क्या होता है कि भाई जब बड़े खेत होंगे तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, लार्ज स्केल पर हम उसके लिए योजना बना सकेंगे। और कुछ रीजन और भी हैं। कुछ रीजन ये है, पहला हम यहाँ पे मानते हैं जो है यहाँ पर इलिटरेसी यानी अशिक्षा। ठीक है, यानी जो आपकी साक्षरता का ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है निम्न उत्पादकता का। क्यों रीजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोचिए इस बात पर। कुछ चीज़ों पर आप खुद भी प्रकाश डाला कीजिए। रीजन क्या है कि भाई आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अगर आप ग्रामीण परिवेश में कभी रहे हैं तो आपने देखा होगा कि भाई एक 2 बीघा वाला एक खेत है, यानी 2 बीघा या 1 हेक्टेयर वाला खेत है, वहां पर भी एक खाद की बोरी लग रही है। 1.5 हेक्टेयर वाला खेत है, वहां पर भी एक खाद की बोरी लग रही है। किसान कर क्या रहा है? किसान, उसे मालूम ही नहीं कितना हमें खाद लगानी चाहिए, कितना हमें कीटनाशक छिड़कना चाहिए, नहीं, उसे मात्रा मालूम ही नहीं। उसने क्या एक पैमाना पकड़ लिया कि भाई हमारे पड़ोसी ने जो है इतने हेक्टेयर खेत में इतनी खाद लगाई है तो हम भी इतनी लगाएंगे। इसने जो ये केमिकल इस्तेमाल किया तो हम भी यही केमिकल इस्तेमाल करेंगे। किसान को यही नॉलेज नहीं है कि भाई इसके लिए हमें अपनी सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए, यानी कि हमारी मृदा, उसी मिट्टी को बाकी में उर्वरकों की जरूरत है भी या नहीं भी है, इसलिए सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए। कितनी मात्रा में कीटनाशक ने उसकी भी हमें परीक्षण होना चाहिए। तो ये सब हमारे यहाँ नहीं है। सरकार कह तो रही है कि हमने यहाँ पर जिला स्तर पर हमने स्थापित करवाई प्रयोगशालाएं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो किसान इन सब से आज भी मरहूम है, यानी बिल्कुल इन सब से अवगत नहीं है। अगर ये सब चीज़ें अगर बुनियादी सुधार किए जाएं तो यकीन मानिए उत्पादन बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा और अखबारों में काफ़ी बार पढ़ते भी होंगे, जैसे प्रेरणादायक के रूप में कि भाई फलानी लड़की IAS थी, फलाना जो लड़का है कहीं एक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में यानी गूगल में काम कर रहा था, लड़की काम कर रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये अपने गांव लौट आए और गांव लौटकर इन्होंने स्टार्टअप खड़ा कर दिया खेती में, जो अब इनकी खेती से लगभग हर सालाना करोड़ों रुपए का आमदनी हो रही है। वो क्यों हो रही है करोड़ों रुपए की आमदनी? क्योंकि उन्होंने जो बुनियादी सुधार है उस बुनियादी सुधार को किया। कभी भी खेती अगर आप करें, अगर आप करना चाहते हैं तो हमेशा जो नई तकनीकें हैं उन पर आप हमेशा ध्यान देते रहें। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, अब तो गूगल का ज़माना है, तो ऐसे में भी आप जो है आज भी पुरातन तकनीक चलाते आ रहे हैं। पड़ोसी ने कह दिया भाई इतनी खाद लगेगी, आपने वही बात मान ली। सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, सॉइल टेस्टिंग करवाइए, प्रयोगशाला में जाइए, आपका उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ यकीन मानिए इन सब के प्रति अभी जो है चेतना नहीं है, और हो सकता है आने वाले सालों में सरकार वगैरह उन्हें और चेतना लाए लोगों में, तो ये पॉसिबल है। तो इस वजह से हमारे यहाँ उत्पादन कम है। तो मैंने ये भी यहाँ पर एक रीजन बता दिया कि उत्पादन कम क्यों है। उत्पादन कम सरकार की वजह से नहीं है, उत्पादन कम जो है हमारी जागरूकता ना होने की वजह से। हम जागरूक नहीं है इतने ज़्यादा, तो हमें जागरूक होना है। तो अभी आप देख रहे होंगे नए जो आप देख रहे हैं यंगस्टर्स आज की डेट में, जो IIT वगैरह में IIM में पढ़े हुए यंगस्टर्स हैं, वो भी खेती कर रहे हैं और खेती करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कमा क्यों रहे हैं? कमा ऐसे ही रहे हैं। उन्होंने क्या किया, आधुनिक पद्धति अपनाई, यानी खेती की वही प्रणाली में एक आधुनिक रिसर्च की और देखा कि कहाँ पर सुधार करना है हमें, और उसी सुधार के जरिए उन्होंने जो है एक लंबा एक पूरा खड़ा कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पॉइंट कि भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल, गेहूं, कपास, तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस, जापान से कम है। इसके अलावा भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में हमारे यहाँ श्रम उत्पादकता भी बहुत कम। श्रम उत्पादकता का मतलब क्या है कि श्रम जितना लग रहा है और उस हिसाब से उत्पादकता होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो पा रही है। आप जानते होंगे कि भाई 1 हेक्टेयर खेत है, अब 1 हेक्टेयर खेत में एक किसान है, किसान के फैमिली में उसके बीवी बच्चे यानी 4 कैंडिडेट और लग गए हैं, यानी 1 हेक्टेयर खेत में जरूरत है 1 व्यक्ति की, यहाँ पे 5 व्यक्ति लगे हुए हैं। अब 5 व्यक्ति लगे हैं तो 5 व्यक्ति के हिसाब से उत्पादन तो हो नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या है, हमारे यहाँ श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। तो आपने पहले का सब पॉइंट लिख लिया होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर उत्पादकता बहुत कम है। यानी खास करके जो शुष्क क्षेत्र जो आपकी मोटे अनाज उपजाते हैं, यहाँ की उत्पादकता बहुत ही कम है। तो ये आपने सेकंड पॉइंट लिख लिया होगा, यानी देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में उसकी उत्पादकता बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है, चौथी हेडिंग है। चौथी हेडिंग आपकी जो ये कह रही है, ये है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता। आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि आधुनिक कृषि जो है इसमें लागत बहुत आती है। यानी पहले क्या था, पहले खाद वगैरह, बीज वगैरह उसे किसान को नहीं लेने पड़ते थे। अब हर साल क्या है, किसान को खाद भी लेनी है। अगर बीज लेके आएगा बाजार से तो खाद भी लानी पड़ेगी, क्योंकि बिना खाद के बीज होगा ही नहीं। पहले वाले बीज है नहीं जो परंपरागत रूप से बीज चले आ रहे थे कि भाई जिससे हम खा भी लेते थे और उगा भी देते थे। तो अब क्या है, लोग हाई यील्ड वैरायटी वाले HYB बीज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए खाद वगैरह चाहिए, रासायनिक वगैरह चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर लागत बहुत आ जाती है, यानी आधुनिक कृषि में लागत बहुत आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सीमांत और छोटे किसान हैं, यानी बड़ी बड़ी जोतें हैं नहीं। कृषि बचत यहाँ पर बहुत कम या ना के बराबर है, क्योंकि अपना मुश्किल से परिवार भर पा रहे हैं, परिवार का पेट भर पा रहे हैं। यहाँ पर नोट कर लेना ये। इसके अलावा यहाँ पर मौसम जो है, मौसम का या मानसून का पता नहीं है। कभी जो है जलवायु अनुकूल हो जाती है, कभी फसलें खराब हो जाती हैं। तो ऐसे में जो है किसान लगातार जो है कर्ज के कुचक्कर में फंसते चले जाते हैं, कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं और अंत में आपने देखा होगा आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। लगातार किसान जो है उभर ही नहीं पाता है, उभर ना पाने की वजह से किसान जो है लगातार ऋणग्रस्तता में फंसता चला जाता है। उसका घर, मकान, खेत वगैरह सब बिक जाता है और एंड में क्या है, अपना जीवन भी समाप्त कर लेता है। ये हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली हेडिंग है यहाँ पर भूमि सुधारों की कमी। अब हेडिंग नंबर आपकी जो है ये चौथी आएगी यहाँ पर, ये आपकी चौथी हेडिंग है आपकी भूमि सुधारों की कमी। तो भूमि सुधारों की कमी में आप देखें, हमारे यहाँ कुछ पहले प्रणालियां चली हैं। जैसे आपने देखा होगा अंग्रेजी शासन के दौरान हमारे यहाँ 3 भू राजस्व प्रणालियां थी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी। तो अगर 1 by 1 करके हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खराब प्रणाली जो थी वो आपकी जमींदारी थी। सबसे ज़्यादा खराब जो थी जमींदारी थी। जमींदारी को यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी कहते हैं। ये आप जानते होंगे, इसे स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी, यानी इसका एक नाम और है इस्तमरारी करके, ठीक है। तो ये इस्तमरारी के नाम से भी जानी जाती है। थोड़ा इतिहास में हम चले गए हैं और इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे हमें लिखना नहीं है, ये आप वैसे पढ़ चुके हैं और मैं लिखवा भी चुका हूं। जब मैंने विपिन चंद्रा वाली किताब कवर करवाई थी वहां पर लिखवाया भी है मैंने इसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि वो नया कॉन्सेप्ट हो, तो ये आप लोग जानते होंगे। देखिए, स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था जो थी वो इजारेदारी के बाद आई थी। इजारेदारी प्रथा यानी कि जो फार्मिंग सिस्टम था वो उसके बाद आई थी, ठीक है। यानी कि जो फार्मिंग सिस्टम था, फार्मिंग यानी जो इजारेदारी प्रथा पहले थी 1772 में शुरू की गई थी। 5 वर्ष के लिए इजारेदारी प्रथा चालू की गई थी, ये बात आप जानते हैं। तो इस पद्धति में क्या था कि जमींदारों को अलग से रखा गया था और वारेन हेस्टिंग जो था उस समय, तो वारेन हेस्टिंग में उन्होंने ये माना था कि जमींदार जो है, जमींदारों को शामिल करने का मतलब ये होगा कि हम एक बड़ी दर में यहाँ पर जो है टैक्स वसूल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ये इजारेदारी प्रथा चालू रही। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में जो है 1790 में कॉर्नवालिस ने क्या किया, 10 वर्षीय भू राजस्व प्रथा लागू की। यानी जो जमींदारी प्रथा थी एक 10 वर्षीय स्थायी वाली प्रथा जो है यहाँ पर लागू कर दी। और इसे जो है यहाँ पर जो है जमींदारी के नाम से जाना गया। जमींदारी में यही था कि यहाँ पर भूमि का स्वामी जो है, लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही माना गया। यानी भूमि का स्वामी लगान वसूली का काम किसको माना गया, यहाँ पर केवल केवल जमींदार को माना गया। जबकि इजारेदारी में क्या था कि ठेकेदारी होती थी, ठेका दिया जाता था। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे करके जमींदारों ने अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए लगातार शोषण किया। ऊपर से कोई यहाँ पर उन्हें, जमींदारों को भी सहायता नहीं थी। जमींदारों पर ऊपर तमाम जो है बाध्यताएं थोप दी गई थी कि आप टैक्स जमा नहीं करेंगे, आपके ऊपर ये होगा, जमींदारी छिन जाएगी, ये होगा, वो होगा। ऐसे में उन्होंने लगातार कोड़े बरसाए, लगातार किसानों के कोड़े बरसाए और किसानों का और ज़्यादा शोषण होता चला गया।
अगर हम बात करें रैयतवाड़ी का मतलब आप जानते हैं। देखिए, रैयतवाड़ी जो प्रथा थी, रैयतवाड़ी की अगर बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्म था वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड की देन माना जाता है। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इनकी देन माना जाता है। और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 मैल जिले के में पहली बार शुरू की गई थी। ये बात आप जानते होंगे। यहाँ पर ये जो व्यवस्था है दक्षिण भारत में रही थी, यानी कि रैयतवाड़ी वाली व्यवस्था जो थी वो दक्षिण भारत में रही थी। इसमें भूमि का जो स्वामी था, यानी कि जो भूमिदार है, यानी कि जो पंजीकृत जिसके नाम से भूमि है, वही वास्तव में भूमि का स्वामी माना गया था और उसी को ही यहाँ पर टैक्स चुकाना था, ये रैयतवाड़ी के तहत। तो रैयतवाड़ी के बारे में ज़्यादा टफ नहीं है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जमींदारी थी। अब देखिए, महालवाड़ी की बात कर लेते हैं। महाल का तात्पर्य होता है गाँव, यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत गाँव के मुखिया को से सरकार जो है लगान वसूलती थी और समझौता होना जैसे ही हो जाता था तो उसे हम क्या कहते थे, महालवाड़ी बंदोबस्त उसे हम कहते थे। तो ये व्यवस्थाएं थी जमींदारी, जहाँ पर महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, तो ये आपने देख ली। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो रही है जमींदारी रही है। इनके बारे में मैंने ब्रीफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे पूरा मैंने नहीं बताया है, इसमें बहुत सारे पहलू भी हैं और भी हैं, पूरा नहीं बताया है। हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, केवल और केवल हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी जो भूमि सुधार है इनमें कमी कहाँ से आई है वो हम देख रहे हैं। तो हमारे अंग्रेजी शासन के दौरान ये प्रणालियाँ जो थी, वास्तव में इन प्रणालियों से ये हुआ कि लगातार किसान के पास जमीन रही नहीं, किसान वास्तव में जमीन का स्वयं का स्वामी नहीं बन पाया और जमींदारी प्रथा के तहत क्या थी, जमींदारों के हाथ में जमीन का स्वामित्व चला गया और यही एक लंबे समय तक चलता भी रहा। जमींदारों के हाथ में जमीनें रहीं, बड़े बड़े जो क्षेत्र थे जमींदारों के हाथ में रहे। किसान एकदम कह सकते किसान के पास कुछ नहीं बचा, किसान एकदम बिल्कुल वही भूमिहीन हो गया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब जिसके पास जमीन हो ऑलरेडी वो तो संपन्न होगा ही होगा, जिसके पास जमीन नहीं है अब वो तो दर की ठोकर खाएगा या भुखमरी में अकाल में मर जाएगा, यही होगा। और यही हुआ भी, देश में तमाम अकाल पड़े। 1943 का अकाल सबसे बड़ा था, तमाम यानी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस समय मरे गए। तो ये सब चीज़ें क्यों होने का रीज़न यही था कि हमारे यहाँ जो भू राजस्व प्रणालियाँ स्थापित की गई थी वो कहीं ना कहीं उनकी जो नीति जो थी वो बहुत गलत थी। इस वजह से हमारे यहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिली। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बावजूद भी जमींदारों से जमींदारी नहीं छीनी गई। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात हमारे यहाँ ये है कि जमींदारों की जो जमींदारी थी, हमने भूमि सुधार तो चलाए लेकिन जमींदारी पूरी तरह से खत्म नहीं की गई। क्यों नहीं की गई वो भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। पहले क्या था, पहले आप लोग जानते हैं, पहले क्या था, हमारे यहाँ राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब लोकतंत्र स्थापना में स्थापित करवाने वाले लोग कौन थे, वास्तव में वही लोग थे, यानी बड़े बड़े जमींदार, वही लोग नेता बन गए। आप समझ रहे होंगे, यानी जो जमींदार पहले हुआ करते थे वो फिर पॉलिटिक्स में भी आ गए, नेताजी भी बन गए। तो अगर आज की डेट में भी देख लें, हकीकत में बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, तो आज की डेट में आपके विधायक, सांसद अगर अपने आसपास एरिया के देख लेना, उन पर इतनी प्रॉपर्टी निकलेगी कि सारा ब्लैक मनी आपको दिख जाएगा। हकीकत बात यही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सत्ता में जो बैठे लोग हैं वही वास्तव में जमींदार होंगे तो क्या वो वहाँ पर भूमि सुधार होंगे? नहीं होंगे। यही यहाँ पर हुआ। ये सत्ता में बैठे जो लोग थे वास्तव में वही जमींदार थे और राज्यों ने फिर उदासीनता दिखाई। राज्य एक्शन क्यों लेगा भाई? राज्यों को वोट मिल रहा है, उनके नेताजी हैं, तो भाई हमेशा आप जान लीजिए कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वर्तमान सरकार की बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, कभी भी सरकारें जो होती हैं ऐसा कोई काम नहीं करती हैं जिससे अपने आप का यानी उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो। पहली बात समझ लेना, यानी सत्ता में बैठे हुए लोग चाहे विपक्ष हो यानी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके खुद के अधिकारों का हनन हो। नहीं, जनता के अधिकारों का हनन हो जाए उन्हें कोई टेंशन नहीं, लेकिन अपने अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यानी हम अपने एकदम ऐसो आराम वाली जिंदगी में जीनी है तो जीनी है, ये बात आप जानते भी हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर हुई। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात क्या था कि जो भूमि सुधार थे उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से हो नहीं पाए, नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसी में आगे सब पॉइंट कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने से टाल मटोल किया। रीजन वही था कि भाई ये सपोर्टर थे, बड़ी बड़ी पार्टियों के सपोर्टर थे। और ऑब्वियस ही बात यह है कि अधिकतर आप देखते भी होंगे, अगर हम बात करें बड़े बड़े जमींदारों की, आज सब राजनीति में है। जितने जमींदार हुआ करते थे किसी टाइम पे सब राजनीति में है। आज आप किसी न किसी पार्टी के नेता बने फिर रहे हैं, ये बात आप जानते हैं। अपने आसपास भी देख लीजिए, जितने जमींदार, राजा, रजवाड़े वाले व्यक्ति थे सब पॉलिटिक्स में उतर आए हैं। चाहे आप राजस्थान उठा के देख लें, जहाँ जहाँ राजशाही रही है सब लोग अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं। उन्हें मालूम है अब कि भाई तब हमने राजा बन के किया, दूसरा हम पॉलिटिक्स के जरिए करेंगे। तो वही बात है कि यहाँ पर सुधार हो ही नहीं पाया। ये सबसे बड़ा रीजन रहा। अगला रीजन जो रहा वो रीजन हमारे स्तर का है, यानी हम लोगों के स्तर का है, वो है हमारा पॉपुलेशन वाला। पांचवा रीजन जो है ये हमारा है पॉपुलेशन वाला। यानी छोटे खेत हैं और विखंडित खेत जोत हो गए। यानी पहले मान लीजिए एक पिता पर 5 हेक्टेयर जमीन थी,
अब 5 हेक्टेयर जमीन जो थी, एक पिता के 5 बेटे हुए, 5 बेटों में 1-1 हेक्टेयर हुआ, बट गई जमीन, 1-1 हेक्टेयर बट गई, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उत्पादकता तो जो है उत्पादकता कम हुई होगी, लागत बढ़ गई होगी। तो यही हुआ हमारे यहाँ। तो इस वजह से किसान और गरीब होता चला गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई भारत में सीमांत और छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% ऐसे हमारे यहाँ किसान हैं तो इनके पास 1 हेक्टेयर से, यानी 1 हेक्टेयर से छोटे जो भूजोत हैं, ठीक है, 60% से अधिक किसानों के पास हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं। और लगभग 40% किसान ऐसे हैं इनकी आकारों का, जोतों का आकार जो है वो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे भी यहाँ पर हैं भूमिहीन है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, ये ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि बात यह है कि भाई एक पिता, उसके 5 बेटे, 5 के फिर 5 हो गए। अब जमीन तो वही रहेगी भाई, जमीन थोड़ी ना बढ़ जाएगी। जमीन ऐसा थोड़ी ना कि जमीन पेड़ पर उग रही हो और उसे और बढ़ा लें, उसका उत्पादन कर लें, नहीं, जमीन तो वही रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, हमें जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। मेन चीज़ है यहाँ पर जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या कम नहीं करेंगे, आपके सामने सभी जो परेशानियां वो रहेंगी। जनसंख्या कम होगी, यकीन मानिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर अवसर, यानी आज आप जो मारामारी है नौकरी की, वो भी कम हो जाएगी। तो मेरा सबसे कहना यही है, हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी अपनाई है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए आने वाले 20 सालों में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और जो 5-5, 6-6, 10-10 वाली जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी से आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत अच्छी लाइफ अपने बच्चों को दे देंगे, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, सरकारें आने वाले दिनों में, कोई भी सरकार सही, अभी जो भी सत्ता में सरकार है या बाद में सरकारें आने वाली हैं, सरकारें अपने ऊपर ही जिम्मेदारी नहीं लेंगी, जनसंख्या की जिम्मेदारी सरकारें नहीं लेंगी, ये ध्यान रखना आप। और ये आगे प्लानिंग चल भी रही है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जो है रोकने की प्लान कर रही है, इसके अलावा प्लान रोकने की कर ही रही है, इसके अलावा ये भी कर रही है कि भाई हम नहीं उठा पाएंगे बोझ, हम खर्चा नहीं उठाएंगे इनका। हम क्यों उठाएं भाई, जितना हो उतना आप उठाइए। 2 बच्चे हैं तो आप लीजिए लाभ, अब आपके 5-5, 6-6 हम बोझ नहीं उठाएंगे। तो ऐसे में समस्या और आएगी, समस्या और विकराल होगी, तो पहले ही समझ जाएगी, मेरा मानना ये है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज और लिखी गई है कि यहाँ पर छोटे भूरो जोत हैं, इसमें एक प्रक्रिया का नाम दिया गया है चकबंदी। चकबंदी के बारे में जितने ग्रामीण स्तर के लोग हैं सब जानते होंगे चकबंदी होती क्या है। चकबंदी में होता क्या है, मूलतः ये होता है कि यहाँ पर मान लीजिए आपके 10 खेत हैं, मान लीजिए कहीं 1 हेक्टेयर का खेत है अलग, फिर कहीं 2 हेक्टेयर का खेत है, कहीं 0.5 हेक्टेयर का खेत है, कहीं फिर 4 हेक्टेयर का खेत अलग अलग है, यानी अलग अलग क्षेत्र में। यानी आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस नगर में रह रहे हैं, वहां पर अलग अलग रोड पर आपका कहीं 4 हेक्टेयर का खेत पड़ा है, कहीं 0.5 हेक्टेयर का खेत पड़ा है, कहीं 2 हेक्टेयर का खेत पड़ा है, और कहीं ये इतने हेक्टेयर का खेत पड़ा है। चकबंदी प्रक्रिया में ये किया गया कि आपके जितने भी जो खेत हैं उनका, यानी कि जो मेन खेत हैं, जैसे बहुत उपजाऊ खेत हैं तो उस हिसाब से मूल्य निकाला गया, कम उपजाऊ उस हिसाब से मूल्य निकाला गया, और इन सबको मिला के क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। यानी यहाँ पर मान लीजिए आपके जो खेत सब हैं, यानी टोटल जो आपके मान लो खेत हैं 15 बीघा करीब, यानी 15 हेक्टेयर करीब खेत हैं आपके, जिसमें लगभग 6-7 हेक्टेयर जो है आपके अनुपजाऊ हैं, ठीक है। तो ऐसे में सरकार ने यह किया कि आपको 15 हेक्टेयर जो अलग अलग बिखरे हुए खेत थे, अब अलग अलग बिखरे हुए खेत हैं, ऑब्वियसली बात है लागत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने 60 के दशक के अंत में ये योजना चलाई थी चकबंदी वाली। तो उसमें क्या किया गया, जो अलग अलग बिखरे हुए खेत थे लोगों के टुकड़े, यानी एक टुकड़ा यहाँ पड़ा है, इस रोड पे एक टुकड़ा पड़ा है, यहाँ पर एक टुकड़ा इसका यहाँ पे पड़ा है, तो सरकार ने यह किया कि भाई इन सबको मर्ज करके जिसका जितना बन रहा हो खेत के अकॉर्डिंग उसका एक जगह कर दिया जाए। यानी कि मान लीजिए 15 हेक्टेयर पूरी जमीन है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको हमने उसे जो है 10 या 12 हेक्टेयर में एक जगह पकड़ा दी। और 10-12 हेक्टेयर जब एक जगह जमीन होगी तो ऑब्वियसली बात है उसमें उत्पादन अच्छा खासा हो पाएगा। तो इसे चकबंदी नाम दिया गया, चकबंदी, ठीक है, इसे ही चकबंदी नाम दिया गया। चकबंदी लाने का प्रयोजन ही यही था कि जो खेत बिखरे हुए हैं लोगों के जो अलग अलग, तो वो एक जगह जब हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो लोग ऑब्वियसली बात है उत्पादन अच्छा खासा कर पाएंगे। तो यहां पर अगला पॉइंट लिख लेना, कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई। यानी कि यहाँ भी हमारे यहाँ बड़ा विडंबना रही कि चकबंदी जो लाई गई 60 के दशक के अंत में, वो 67-68 में करीब लाई गई थी, ये 1967 या 68 में लाई गई थी चकबंदी। तो उस समय भी सभी राज्यों में लागू नहीं हो पाई, ये कुछ चुनिंदा राज्यों में ही लागू हो पाई, बाद बाकी राज्य से अछूते रह गए, चकबंदी से अछूते रह गए, क्योंकि तमाम राजनीतिक विरोधाभास के चलते चकबंदी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। तो वही बात यहाँ पे बताई गई, चकबंदी आ जाती तो थोड़ा बहुत सुधार आ भी जाता, अब चकबंदी नहीं आ पाई तो नहीं आ पाया। तो यहाँ पर वो भी आपने देख लिया। अगली हेडिंग यहाँ पर है वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण का अभाव आप समझ रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो फसलें उगाई जाती हैं, छठा हेडिंग है वाणिज्यीकरण का अभाव में, कि हमारे यहाँ किसान क्या है, अपने खाद्यान्न के लिए फसल उगाता है, उसे बाजार में बेचने लायक नहीं उगा पाता है, क्योंकि छोटी छोटी जोतें हैं, छोटे छोटे आकार के खेत हैं, यानी अपने उपभोग के लिए फसलें उगा पाता है मुश्किल से, इतनी बड़े लेवल पे फसलें नहीं उगाता है कि बाजार में बेच सके। यानी हम उसे कॉमर्शियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बाजार में जो है फैक्ट्री वगैरह के लिए या फिर बड़े मात्रा में करेंगे पैदावार तो बड़ी जगहों पर भेजने के लिए हम उसे नहीं उगा पा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो किसान जो है उसकी बचत नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अधिकतर किसान अपनी ज़रूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं,
ठीक है। इसी में ही जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए उनके पास पर्याप्त भू संसाधन नहीं है, ये लिख लेना आप। तो ऐसे में वाणिज्यीकरण नहीं हो पाएगा। वाणिज्यीकरण केवल वहां पर हुआ है जहां पर सिंचित क्षेत्र है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख लेना, यद्यपि सिंचित क्षेत्रों का कृषि का आधुनिकीकरण और वाणिज्यीकरण हो रहा है। वाणिज्यीकरण का मतलब यही है कि अपनी फसलें ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाएं तो उसे बाजार में या व्यापारिक स्तर पर बेचना, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब अगली हेडिंग आपकी जो है यहाँ पर 7वीं हेडिंग है, ये है आपकी व्यापक अल्प रोजगारी। ये बात आप जानते हैं कि आज हमारा प्राथमिक सेक्टर देश का सबसे ज्यादा रोजगार प्रदाता सेक्टर है, लेकिन अगर जीडीपी में योगदान की दृष्टि से देखें तो सबसे कम योगदान इसी का है। समझ रहे हैं आप? सबसे ज्यादा रोजगार तो ये दे रहा है लेकिन सबसे कम योगदान इसका ही है। यानी कि रोजगार तो सबसे ज्यादा दे रहा है लेकिन आर्थिक समृद्धि इसकी ज्यादा नहीं हो पा रही है। रीजन इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अर्थशास्त्र में इस पर एक लंबी चर्चा हम कर चुके हैं, हम दोबारा वही रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भारतीय कृषि में अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि में असिंचित क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। रोजगारी इसलिए पाई जाती है कि भाई जिस साल वर्षा हो गई अच्छी खासी, उस साल तो खेती होगी, और उस साल खेती होगी तो काम मिल जाएगा, मजदूरी वगैरह करने को मिल जाएगी। अब जहाँ पे वर्षा नहीं होगी तो वहां पर हम खाली बैठे रहेंगे। तो वही बात है कि इन क्षेत्रों में क्या है, ऋत्विक बेरोजगारी है, यानी ऋतु के अकॉर्डिंग बेरोजगारी है। जिन ऋतुओं में फसल होती है, फसल कटाई बुवाई होती है, वहां तक तो रोजगार रहता है, और जिन ऋतुओं में फसल की बुवाई या कटाई नहीं होती है, लोग खाली बैठे रहते हैं। तो ऐसे करके एक व्यापक अल्प बेरोजगारी भी यहाँ पर है। तो आपने पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लिया है। यहाँ पर इसी में सब पॉइंट, ठीक है, ये यही सेम पॉइंट है, ये बता देंगे आप। अगली हेडिंग आपकी जो है लास्ट हेडिंग है, ये 8वीं सब हेडिंग है, ये है यहाँ पर कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। वास्तव में अगर आज की डेट में देखें तो हमारी जो कृषि के लिए भूमि है उसका लगातार निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण कैसे हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। हम लगातार पानी लगाते जा रहे हैं, लगातार पानी लगाने से क्या हो रहा है, भूमि क्षारीय हो रही है। आप देख रहे होंगे क्षारीय यानी कि जो ऊपर देखते हैं कि सफेद सफेद जो आ जाते हैं, ठीक है, सफेद सफेद तत्व आप देखते होंगे, वो क्षारीय भूमि देखने को मिलती है, यानी क्षार आ जाते हैं ऊपर, तो क्षारीय भूमि होती चली जा रही है। लगातार रसायन, लगातार उर्वरक हम लगाते जा रहे हैं, उनसे भूमि की उत्पादकता कम होती जा रही है, क्योंकि भूमि को पोषक तत्व जो है, नेचुरल पोषक तत्व है, वो तो नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में भूमि का निम्नीकरण होता चला जा रहा है। हकीकत बात है, ये भूमि का निम्नीकरण होता चला जा रहा है, यानी हमारी दोषपूर्ण नीतियां जो हैं कृषि विकास की, वही सबसे बड़ा कारण है निम्नीकरण होने का। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई एक गंभीर समस्या है, और इससे क्या है, मृदा उर्वरता जो है क्षीण हो जाती है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे भूमि निम्नीकरण के तहत एक बड़ा भाग आपका जलाक्रांत था, यानी जल से घिरा हुआ भाग है, जल में डूबा हुआ भाग है, देख रहे होंगे आप। लवणता वाले भाग हैं, मृदा क्षारता वाले बंजर वाले एरिया हैं आज आपके सामने। इसके अलावा कीट रासायनिक जो हैं, इनके प्रयोग से क्या हुआ है, जो सॉइल प्रोफाइल हमारा है वो भी दूषित हो गया है। यानी जहरीले तत्व जो है, ऊपरी जो आपकी परत है, ऊपरी जो यानी ऊपरी जो आपकी परत है, सस्तर ए से जो है बी में पहुंच गए, बी से सी में पहुंच गए हैं, ये भी हुआ है हमारे यहाँ। तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो है, इस पर ध्यान देना, फोकस करना तीसरे रीजन पर। इसके बारे में वैसे मैंने कल के चैप्टर में बताया भी है, कल के प्रीवियस वीडियो में। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप के दलहन, यानी लेग्यूम फसलें जिन्हें हम बोलते हैं, ये विस्थापित हो गई हैं। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप के दलहन, यानी जिन्हें हम लेग्यूम फसलें बोलते हैं, ये विस्थापित हो गई हैं। दलहन का मतलब दाल वाली फसलें। अब दाल वाली जो फसलें होती हैं, ये नाइट्रोजनी यौगिक पूर्ति के लिए सहायक होती है, यानी कि फसल, यानी कि जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा की भरपूर करने के लिए ये फसलें सहायक होती हैं। पहले के किसान क्या करते थे, मैंने कल भी बताया था, पहले किसान ये करते थे कि मान लीजिए हमने एक फसल लगाई जिसके लिए बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जमीन से वो बहुत ज़्यादा पोषक तत्व खींच रही है, तो हम दूसरी फसल के रूप में दाल लगा देते थे, दलहन की खेती कर देते थे, जिससे क्या है कि जमीन को पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं हर आदमी पैसे के लालच में लालची होता चला जा रहा है। हर आदमी को यही चलता है कि भाई पैसा मिलना चाहिए, हमें पैसा कैसे भी मिलना चाहिए, हम ये दलहन फलन नहीं उगाएंगे, हम केवल वही अनाज उगाएंगे जिसकी ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि लगातार हम बहुफसलीकरण करते जा रहे हैं, तो प्रति भूमि में काफ़ी मात्रा में कमी आ गई है ऐसे, और ऐसे करके क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो भूमि का उपजाऊपन है वो नष्ट होता चला जा रहा है। क्योंकि भूमि का उपजाऊपन जो नेचुरल तरीका है उसका यही था, दलहन के जरिए दलहन की खेती करके जो है हम जो नेचुरल तरीके से यहाँ पर उसका उपजाऊपन बढ़ा सकते थे। लेकिन अब वो उपजाऊपन हम किसके जरिए बढ़ा रहे हैं, उर्वरकों के जरिए। उर्वरक वाला उपजाऊपन जो है लंबे समय तक टिकता नहीं है, ये बात आप जानते भी हैं। तो इस वजह से लागत भी बढ़ती चली जा रही है और कृषि जो है वो लगातार घाटे का सौदा हो रही है। तो हमने ये भी देख लिया कि कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें आपने नोट भी कर ली हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो गया है।
तो देखिए, मैं आशा करता हूँ आज आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और वैसे आज आपका, आप जानते हैं, आज टीचर्स डे है, यानी कि मुझे कल से ही विश आने स्टार्ट हो गए थे। आपने काफ़ी लोगों ने विश किया, काफ़ी लोगों के विश आने भी स्टार्ट हो गए थे। तो देखिए, मैं आप लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बस मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं हर व्यक्ति से यही करता हूँ। देखिए, अगर आपको पसंद आए तो कोई बात नहीं, और ना पसंद आए तो आप छोड़ के चले जाइए। लेकिन यहाँ पर आप जो इतना एहसान तो मेरे ऊपर कर दीजिए, जो अभद्र भाषा आप लिखते हैं, सच में मैं वीडियो नहीं देखता हूँ, यानी मैं चैनल केवल मैं ही चैनल ऑपरेट नहीं करता हूँ, कुछ और कैंडिडेट भी ऑपरेट करती हैं, गर्ल्स भी ऑपरेट करती हैं। यानी कि मेनली जो आप जानते हैं चैनल पर मेरे अलावा भी एक मैडम का वीडियो आता है, और भी ऑपरेट करते हैं चैनल, तो वो भी पढ़ के शर्मा जाते हैं कि सर ऐसे ऐसे कमेंट लिख कर आते हैं हमारे लिए। तो आप इतना एहसान कर दीजिए, आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, आपको लाइक डिसलाइक का ऑप्शन दिया गया है, सजेशन है तो सजेशन दे दीजिए, सुधार करना है सर सुधार कर दीजिए इसमें, लेकिन गाली तो मत दीजिए यार। आप गाली, इतनी गंदी गंदी गाली लिख के जाते हो यार, पढ़ समझा करो। तुम्हारी मतलब तुम नहीं देखते हो, किसी की तो यहाँ पे बहनें पढ़ रही होंगी, किसी की सिस्टर तो पढ़ रही होगी, लेकिन आप नहीं सोचते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कहा जाए तो। इस पर वाकई में लगता है कभी कभी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, कितनों पे एक्शन लोगे? हर रोज भाई दो चार निकल के आते हैं। मेन चीज़ ये है कि मैं बता रहा हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं होती, चाहे यूट्यूब में ही तमाम चैनल ऐसे हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कभी देखता भी नहीं हूँ। मतलब ही नहीं है यार, जब देखना ही नहीं है भाई, तो हमें क्यों जाएं, क्यों समय खराब करें? तो ऐसे में आपके सामने विकल्प है, आपको पसंद नहीं है डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन आप माँ बहन की गाली, गंदी गंदी गाली लिख कर जा रहे हैं, उससे क्या असर पड़ेगा? उससे आप मुझे संदर्भित नहीं कर रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम ये हैं। तो आप ये मत करिए, मेरी सबसे यही गुजारिश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस पर लीगल एक्शन लूंगा तो आप बच जाएंगे, लीगल एक्शन लूंगा तो आपकी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। तो आपसे इतनी गुजारिश है, आप सभी से है, आप कहीं भी जाइए, किसी चैनल पर जाइए, अगर आपको कोई कंटेंट पसंद नहीं है, अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए यार। हमें जब नहीं देखना है भाई, तो हम क्यों, हमारे पास सर्च है, सर्च यानी कि हमारे पास चॉइस केवल एक नहीं है, लिमिटेड चॉइस नहीं है हमारे पास। गूगल यानी कि हमारे पास यूट्यूब ने सर्च इंजन दिया है, तत्काल सर्च कीजिए, रिलेटिव सर्च में और आ जाएगा रिजल्ट, आप वो देख लीजिए। जरूरी थोड़ी ना वही देखना हो। तो ये सब चीज़ों में आप सुधार लाइए, मेरा गुजारिश आप लोगों से यही है, इन सब चीज़ों में सुधार लाइए। वाकई में बड़ा ही भद्दा लगता है कभी कभी जब हमारे मेंबर बताते हैं सर ये लिखा है, मतलब वो स्क्रीन कर देते हैं मेरे आगे, सर आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो बड़ा गुस्सा भी आती है, एक झुंझलाहट भी आती है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति ने कल कमेंट करके कहा कि सर आप कहते हैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ, रात को हम तो आप यहाँ पे टाइम लिख के नहीं आता, तो टाइमिंग भी मैं दिखा देता हूँ, ये रात को रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ। ये कि आपके सामने समय है, ये आज आपका जो 5 जून का यानी 5 जून बोला हूँ, 5 सितंबर का समय है, और आज रात के ये 1:29 हो रहा है, और अभी मैं इसका अंतिम चरण लेक्चर का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मॉर्निंग में आपको लेक्चर भी मिल जाएगा, समझ सकते हैं आप। तो इतना तो थोड़ा बहुत तो आप लिहाज किया कीजिए कि भाई कोई इंसान आपके लिए इतना करके ला रहा है और आप बदले में उसे गालियाँ दे रहे हैं, तो ये मत कीजिए। मतलब अब मैं हर जगह प्रमाण नहीं दे सकता, किसी ने कहा था कमेंट करके, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर किया, वरना आज दिन तक के वीडियो में मैंने ये चीज़ें नहीं की हैं, ना मैंने कभी अपना प्रमाण देता हूँ कि मैं कब कर रहा हूँ रिकॉर्ड, कब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत यही है कि मुझे अक्सर 1 से 1.5 या कभी कभी 2 बज जाते हैं। तो इतना तो आप लिहाज कीजिए, बस इतना ही मैं आप लोगों से चाहता हूँ। देखिए, सम्मान दें या ना दें वो अलग बात है, लेकिन गाली भी मत दीजिए। सम्मान देना है या नहीं देना है वो आपके ऊपर है, लेकिन आप गाली भी मत दीजिए, इतनी मेरी आपसे गुजारिश है। तो आई होप आप अगर इतना अपने आप में परिवर्तन ले आएँ तो यही आपका मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।